हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में तहे दिल से स्वागत है। ये हमारी टीम है। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जितने भी एक्सपर्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी सफलता में ये इनका सहयोग हर एक कदम पर रहेगा और ये आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और आपको भी उसी हिसाब से परिश्रम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम लौकुश पांडे है और मैं पीजी जूलॉजी में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। मैंने यूपीएससी मेंस को एक बार क्वालिफाई किया है और यूपीपीएससी को 2 बार किया। पिछले 7 वर्षों से मैं विभिन्न प्रसिद्ध संस्थानों में दिल्ली के प्रसिद्ध संस्थानों में ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आपको जुड़ना है हमसे। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको जुड़ना होगा और जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और पूरा का पूरा उसमें जो भी प्रोसेस दिया गया है उसको फॉलो करना होगा। इससे आप हम तक जुड़ पाएंगे और फिर उसके बाद आपको इस पर ढेर सारी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है ना, लाइव मॉक टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज होती है और लाइव क्लासेस में भी आपको जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं उनके साथ में प्रिपेयर करने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, तो जुड़िए इससे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जुड़ने के लिए मैं बार-बार बच्चों से आप सभी से यही कहूँगा कि आप अगर 21, 22 या 23 इन 3 में से किसी एक को आपने अपना गोल ईयर बनाया हुआ है, यानी जिस वर्ष आपको वो अचीवमेंट करनी है, अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, तो आप 12 महीने या 24 महीने का कोर्स ले सकते हैं। 12 महीने का कोर्स आपको 36,000 में उपलब्ध है और 24 महीने का कोर्स आपको 43,200 में। यदि आप एडमिशन लेते हैं और मेरे इस LP10 का उपयोग करते हैं तो आपको 10% फी में, मतलब 10% और आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आइए मैं बार-बार यही कहूँगा, अगर 21, 22, 23 में अगर आप देना चाहते हैं तो एट लीस्ट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि 24 महीने वाला जो कोर्स है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है? क्योंकि इसमें और पहले वाले में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है? तो जल्दी-जल्दी सब लोग आ जाइए। हाँ, सभी जितने जन आए हैं एवरीबॉडी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आइए सब लोग, है ना? सब के सब जल्दी-जल्दी आएँ। आइए, जल्दी से आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोगों का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन आज हम लोगों को देखना है, लेकिन डाइजेशन में क्या देखना है, ये समझिए। भाई डाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, क्या? जो भी चीज़ें खाए, अब उसको इतना छोटा-छोटा तोड़ दिया जाए कि उसको ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त के प्रवाह द्वारा एक-एक कोशिकाओं तक पहुँचाया जा सके। यानी हमारा जो मकसद है, वो मकसद वास्तव में है क्या? कि जो भी है, जो भी हमने खाया-पिया है। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग व्लादिमीर पुतिन, सारे के सारे लोग आ जाइए, सबको गुड मॉर्निंग एक तरफ से। हाँ, नेहा जी वेरी हाँ, गुड मॉर्निंग और आपके लिए भी ये पूरी तरह से सफिशिएंट है बेटा, मोर देन इनफ। इसलिए आप लोग सब एकदम कंटिन्यू मन लगा कर के पढ़िए। अनिल कुमार जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, आइए जल्दी-जल्दी आप लोग जुड़िए। आप बोलते हैं कि मैं लेट हूँ। भाई मैं जानबूझ के 10 मिनट लेट होता हूँ, ताकि आप सभी लोग आ तो जाएँ, लेकिन आज भी लग रहा है कि अभी लोग जगह नहीं हैं। जल्दी-जल्दी करिए, क्योंकि कोर्स तेज़ी से भगेगा। हाँ, डाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है बेटा? एक ही बात याद रखना, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना। ये क्या होगा? तोड़ना ही मेन है। इसको तोड़ा जाता है। यानी जो भी चीज़ आप खाते हो, आपने खाया क्या? मैंने आपको बताया था 5 ही चीज़ तो आप खाते हो, है ना? 5 चीज़ का मतलब क्या अगर देखा जाए, तो एक तरफ चावल लेते हो, है ना? या रोटी लेते हो,
तो ये क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या खाते हो आप लोग, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, है ना, प्रोटीन खाते हो, और उसके साथ में फैट खाते हो। भाई मान लीजिए आप चावल लिए, रोटी लिए, है ना, उसके साथ में हो सकता है कि घी भी ले ले, दाल चावल रोटी घी वगैरह सब ले लिए, और साथ में अगर सब्जी या आप ऐसा चीज लिए हैं जैसे सलाद वगैरह, तो आप में विटामिन भी आ जा रहा है ना, विटामिन मिनरल्स। इस तरह से आपने देखा कि सब ये 5 के 5 चीजें हम जो है अपने खाने में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यही 5 में आपको ये 3 देखना है बेटा, ये जो ऊपर के हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन्हीं को आपको अपने ब्लड के द्वारा एक-एक सेल में पहुंचाना है, एक-एक कोशिकाओं में पहुंचाना है ना? तो यानी कहने का मतलब क्या है, अब देखिए, वाटर बेटा बिल्कुल, वाटर भी हम लेते हैं, लेकिन हमारा वाटर जो है ना वो मीडियम का काम करता है, यानी उसी में ये सारे के सारे लोग रहेंगे। भाई हवा में तो पाचन होगा नहीं ना, जैसे स्टमक में पहुंचा तो वो सारा का सारा पाचन कहाँ होगा, लिक्विड में होता है। और लिक्विड वो मेन माध्यम कौन बनाता है, वो वाटर बनाता है। वाटर का कोई पाचन नहीं होता, ठीक है। वाटर वास्तव में क्या करता है, वो पाचन के लिए माध्यम देता है बेटा, ठीक है। गुड मॉर्निंग अमित जी, जल्दी जल्दी आइए। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब आओ जल्दी जल्दी आप लोग। तो ये आप समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही 3 पर आपको फोकस करना है। मैंने आपको बताया था बेटा कि जैसे देखो कुछ भी आप खाते हो, सपोज कीजिए आप कुछ भी खा रहे हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट में आप लोग क्या खाते हो, बोलो। कार्बोहाइड्रेट में आप क्या खाते हो, आपने बताया कि सर कार्बोहाइड्रेट में हम लोग स्टार्च खाते हैं। क्या, स्टार्च को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मंड, है ना। हम लोग क्या खाते हैं, मंड खाते हैं। और इस मंड को हम सीधे, और मंड को हमने बताया था कि बेटा मंड बहुत बड़ा होता है। जैसे बात करें अगर हम, तो मंड क्या है, आपने देखा कि सर ये तो ग्लूकोज का बहुत बड़ा पॉलीमर है, ब्रांच पॉलीमर है, और ये सीधे, है ना, जटिल पदार्थ है बहुत से। हाँ, हाँ, ऋतिक जी बहुत सही बोल रहे हैं कि डाइजेशन का मेन काम क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल, हम अभी बताएंगे। तो यहाँ पर वही चीज हम दिखाना चाहते हैं। स्टार्च जो है, आपने कहा कि स्टार्च बहुत बड़ा हैवी और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि ब्लड में नहीं जा सकता, और जब तक कोई चीज ब्लड में नहीं जाएगी बेटा, वो आपके सेल तक नहीं पहुंचेगी। एक ही बात मैं पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक एक ही चिल्लाता रहा कि जो कुछ भी खा रहे हैं वो मात्र और मात्र अपने सेल के लिए खा रहे हैं, क्योंकि सेल खाएगा तो वो जिएगा, और वो जीवित रहेगा तो आप भी जीवित रहेंगे। ओके, हाँ, बिल्कुल। आप पोटैटो खा लीजिए, चाहे आप रोटी खा लीजिए, चावल खा लीजिए, जो भी चीज़ खाते हैं बेटा वो आपको नॉर्मली क्या होता है, स्टार्च होता है, याद रखिएगा स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च। और स्टार्च कहाँ बनता है, हमने कहा कि प्लांट बनाते हैं स्टार्च को, हम सभी जानते हैं। और इसको हम खाते हैं, तो ये चूँकि हमारे ब्लड में हमारे एक-एक कोशिकाओं तक पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए इसके पाचन तंत्र में जैसे ही पहुँचे, उसको तोड़ना पड़ेगा। अब ये मंड जैसे ही पहुँचता है, यहाँ पर एंजाइम लगते हैं, मैंने आपको बताया, सारे के सारे एंजाइम लगते हैं। हाँ, अब ये देखिए, स्टार्च मैंने कहा एंजाइम देता है, और फिर एंजाइम ये किस में एंजाइम किस में तोड़ देता है बेटा, ये ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब ग्लूकोज इतना छोटा अति सूक्ष्म तत्व है, या आप कह लीजिए कि मटेरियल है, कि ये आसानी से आपके ब्लड में चला जाता है, ठीक है। क्लियर हो रही बात, ये ब्लड में क्या होता है, ये आसानी से फ्लो करता रहता है, क्योंकि ये छोटा हो गया ना, और स्टार्च बहुत बड़ा था, इसलिए ये आसानी से आएगा और जाएगा। और यही तो हमारा मकसद है कि चीजों को तोड़ना, और ब्लड के द्वारा एक-एक, और क्योंकि आप जानते हो ब्लड जहाँ-जहाँ से गुजरता है, उसके अगल-बगल सारी कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। सब का सब, और यहाँ पर ये एक-एक कोशिकाओं को देता चला जाता है, बस यही काम। स्टार्च को तोड़ेगा ग्लूकोज में, और प्रोटीन को तोड़ेगा एमिनो एसिड में, है ना? इसी तरह से फैट को तोड़ेगा फैटी एसिड में। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने बार-बार कहा कि बेटा स्टार्च जो है वो वास्तव में क्या है? स्टार्च ग्लूकोज का, जैसे आप खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, सपोज कीजिए, हुँ, जो भी करते हैं, जैसे सपोज कीजिए बेटा, ये आप मान लीजिए आप कोई रोटी खा ली, है ना? तो रोटी में तो क्या रहा? स्टार्च रहा। अब स्टार्च को वो पचाना पड़ेगा ना, यानी तोड़ना पड़ेगा, तो ये तोड़ा जाता है। लेकिन आप कहेंगे सर
विटामिन्स और मिनरल्स कहाँ गए? उनका क्या पाचन नहीं होता क्या? नहीं, उनका पाचन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इतने छोटे, खुद ही इतने छोटे हैं कि आपके इस ब्लड में आसानी से जा सकते हैं। मैंने कहा पाचन तो बेटा उन्हीं चीज़ों का होगा जो ब्लड में उस रूप में नहीं जा सकते। इसलिए पाचन का सिंपल सा फंडा है कि उसको तोड़ करके छोटा-छोटा कर देना। ठीक है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। हाँ, मोनिका जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी-जल्दी आप लोग। तो यानी विटामिन्स का जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ सेब खा रहे हैं, ठीक है? चलो सेब खा रहे हो आप, चलो मैंने मान लिया सेब। तो सेब में आपने कहा सर इसमें विटामिन भी होता है और इसमें मिनरल भी होता है ना? और साथ ही वास्तव में ये सेब बना किसका है? तो आपने कहा सर सेब तो प्लांट बनाया तो ये सामान्यतः क्या होना चाहिए? स्टार्च होना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, ये पूरा ज़्यादातर स्टार्च होगा, है ना? अब स्टार्च को हम लोग क्या करते हैं? खा रहे हैं। भाई स्टार्च है तो इसको हमने खाया, खाने के बाद जब ये हमारे सेब जो है हम हमारे कहाँ पहुँचा? पाचन तंत्र में पहुँचा। तो पाचन तंत्र में हुआ क्या इसका? अब पाचन तंत्र में इसको तोड़ा जाएगा, स्टार्च को तोड़ा जाएगा, देखना बेटा। यानी ये पूरी सेब जो है स्टार्च की दीवार है, ध्यान रखिएगा। और इस स्टार्च की दीवार में और कुछ भी भरा है क्या? ये विटामिन और मिनरल। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई दीवार है, मैंने आपको क्या बताया स्टार्च किस प्रकार के ईंट की दीवार है? सिंपल सी बात। किस प्रकार की ईंट की दीवार है? आपने कहा सर ये तो ग्लूकोज नामक ईंट की दीवार है। वेरी गुड, है ना? तो ये देखिए ये पूरा का पूरा मैंने क्या बना दिया कि ये मान लीजिए ये पूरी की पूरी ईंट है। ये देखो बेटा, ये आप देख रहे हैं कि ये मान लीजिए ये पूरी की पूरी ईंट है। सपोज़ कर लो, सपोज़ करने में क्या जाता है, ठीक है? ये सारे ग्लूकोज हैं, सारे ग्लूकोज हैं। लेकिन कहीं-कहीं पर यहाँ पर विटामिन की भी ईंट आ गई है और मिनरल्स की भी ईंट आ गई है। तो जब आप ये पूरी दीवार को तोड़ोगे, ध्यान दीजिएगा, जब सर आप सारा का सारा तोड़ोगे, भाई आपका नाम ही ऐसा लिखा हुआ है भाई कि आपका पढ़ने में आता ही नहीं है। और भाई देखिए सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं ना। चलिए, पढ़िए बस पढ़िए मन लगा करके पढ़िए और कुछ नहीं। तो आपने देखा कि ये वास्तव में ये खुद ही ऐसे जैसे आपने कहा कि हमने ईंटें बनवाई हैं, दीवारों में हमने सोने-चांदी जड़वा लिए। तो सोने-चांदी जब आप दीवार तोड़ोगे तो सोना-चांदी अपने आप गिर जाएगी, यानी वो भी छोटा है। तो यानी कहने का मतलब आपको पाचन नहीं करना पड़ता किसका? क्लियर हो रही बात? आगे देखिए, मतलब आपको विटामिन और मिनरल से कोई मतलब नहीं है, पाचन में इनका पाचन नहीं होता, ये अपने आप निकल जाते हैं, कहीं छोटे-मोटे रहते हैं, है ना? इसी प्रोटीन में, फैट में और स्टार्च में, यही जगह पर रहते हैं। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है, पाचन वास्तव में है क्या? आप जानते हैं कि पाचन क्या है? पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें भारी एवं जटिल कार्बनिक पदार्थ अति सूक्ष्म एवं सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है? टूट जाते हैं। ठीक है? ये क्या हैं? ये टूट जा रहे हैं। ये क्यों टूट रहे हैं? मैंने कहा ताकि ये रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से समस्त कोशिकाओं तक इनको पहुंचाया जा सके। देखिए ध्यान से, मैंने कहा भारी एवं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये बहुत ही क्या हैं? ध्यान रखिएगा कि ये सिंपल सी बात है कि समस्त जितनी भी कोशिकाएँ हैं, मैंने आपको पहले दिन से बताया बेटा कि हमको सिंपल सी बात है, ये जो ब्लड आ रहा होता है, ये जो ब्लड की नलिकाएँ आ रही होती हैं, इसके चारों तरफ क्या होता है, ये चारों तरफ आप अगर देखेंगे, तो ये कोशिकाओं का क्या होता है, ये पूरा कोशिकाएँ कोशिकाएँ हैं। भैया जैसे रोड जा रही है, आप देखिए रोड जा रही है, अगर देखें तो गली में आप देखते हो कि इस तरफ भी घर है, इस तरफ भी घर है, इस तरफ भी घर है, तो ये सारा का सारा वही तो है। ये सारे के सारे घर ही हैं। सेल का मतलब घर ही होता है बेटा। और यहाँ से ये सारा खाना-पीना जो आपने खाया-पिया है, पचने के बाद जो है, वो ब्लड में होता हुआ वो जाता रहता है, बराबर जाता रहता है, एक-एक टाइम पर ये घूमता रहता है। और जैसे जिसको रिक्वायरमेंट होती है, वैसे यहाँ से ले लेता है। सारे के सारे ले लेते हैं, बस यही काम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया, जैसे आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, आलू खा रहे हो या स्टार्च जिसमें ज़्यादा है, वो चीज़ें खा रहे हो, तो वो क्या होगा, उसको तोड़ा जाता है और तोड़ के क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज़। क्योंकि ग्लूकोज इतना सिंपल फॉर्म है, इतना स्मॉल है कि ये आसानी से ब्लड के रास्ते होते हुए एक-एक कोशिकाओं तक पहुँच जाएगा। स्टार्च क्लियर हो रही बात? मेरे ख्याल से बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना? अब देखिए, यहाँ स्टार्च, यहाँ ग्लूकोज, इसको तोड़ता कौन है भाई? एंजाइम।
ध्यान रखिए, इसको तोड़ कौन रहा है? एंजाइम। स्टार्च मैंने कहा ये बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज से बना हुआ है और ग्लूकोज का बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये टूटा और टूट के किस में आ गया? ग्लूकोज में आ गया। जल्दी जल्दी आइए, ठीक है। अब क्या हुआ? प्रोटीन भी, जैसे मान लीजिए आपने दाल खाया तो दाल भी अंदर गया, ठीक है। मैंने आपको पहले दिन से ही बताया कि बेटा जब हम ये प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन तो हमने दाल खाया, लेकिन मैंने आपको बताया आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है बेटा, वो सारी की सारी जो है वो किससे बनी हुई है? पूरी की पूरी प्रोटीन से बनी हुई है। तो आपकी ये जो बॉडी है वो प्रोटीन प्रोटीन के लिए सोर्स क्या था मेन? आपने कहा सर दाल है, दूध है, अंडे वगैरह है। तो दाल मान लीजिए अगर आप खा रहे हो तो मैंने कहा दाल जो बना है, और मैंने आपको पहले से समझा दिया कि प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे बना होता है? कई एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वही आगे चल के क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ठीक है ना? आगे चल के ये क्या बनता है? प्रोटीन बन जाता है। ये देखिए, और दाल जब ये टूटता है तो किसमें बनेगा? एमिनो एसिड में बनेगा। और यही एमिनो एसिड क्या होगा? ब्लड से पहुंचेगा कहां पर? सेल में पहुंचेगा बेटा। और सेल में फिर इसी एमिनो एसिड का उपयोग करके वो बाल वाली क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, यानी बाल बनेगा। याद रखिएगा, वही प्रोटीन, यानी आप ये कह सकते हैं आपके बॉडी का हर मटेरियल जो है, हर मतलब अंग जो है वो प्रोटीन का ही बना है। तो वो प्रोटीन कहाँ से आ रही है? वो दाल से आ रही है, दूध से आ रही है, ऐसे जगहों से आ रही है। ठीक है ना? अब आगे अगर बात करें हम वसाओं की, तो वसाओं को आप देख रहे हैं कि वसा, जैसे आप घी भी खाते हो, तेल भी खाते हो, तो घी तेल आप खा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? इसको भी ब्रेक किया जा रहा है। किसके द्वारा बेटा? एंजाइम के द्वारा। ये देखो, किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। ये भी एंजाइम के द्वारा। वसी अम्लों में ये क्या होता है? टूटता है। और उसके साथ में ग्लिसरॉल, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये फैट बना कैसे है? एक ग्लिसरॉल है और उसके साथ में 3 फैटी एसिड लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए तो भाई जो जटिल है ना ये, तो इनको सबको क्या किया जाता है? आसानी से तोड़ दिया जाता है, छोटे-छोटे में ये बँट जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? यही पूरा ओवरऑल ये जितना भी टॉपिक, ये मतलब ये टॉपिक जो पढ़ेंगे, हम लोग पूरा का पूरा यही पढ़ना है और कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें। क्लियर हो रही बात? यही पढ़ना है, इनको कैसे पचाना, कैसे तोड़ना, कैसे पहुँचाना। यानी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरह से जो हम भारी हैवी मटेरियल खाए हुए हैं, उनको तोड़ करके छोटा कैसे किया जाए। बस यही हमारा फाइनल मकसद होगा, और हमने अगर सारा तोड़-ताड़ दिया, तो समझ लेना बेटा पाचन पूरी तरह से समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, तो हम जब पाचन तंत्र को पढ़ना है, तो पाचन तंत्र में मुख्य क्या होता है बेटा? आहार नाल। ये क्या है? आहार नाल। भाई यहीं पर तो सारा पाचन होना है। अब आहार नाल को ना 2 पार्ट में बाँट दिया गया। 2 पार्ट इन द सेंस, यानी एक तो ऐसे भाग होंगे जो कि भोजन पचने के लिए जगह देंगे, है ना? साउंड कम आ रही है क्या भाई? ठीक है? साउंड ठीक आ रही? ठीक आ रही होगी। तो मुख गु देखिए, ये इतना जो यहाँ पर इस साइड में रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा कि मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत को भी फिर से 3 भागों में बाँट दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्रहणी बोलते हैं, मध्यांत बोलते हैं और पश्चांत बोलते हैं। यानी ड्योडिनम है, जेजुनम है और इलियम। बड़ी आंत भी ऐसे 3 पार्ट में बाँट दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है? सीकम, कोलम और रेक्टम, ये 3 भाग में ये भी बँटा हुआ है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर से ये फूड मटेरियल गुजरेगा और यहीं पर जैसे मुख में पहुंचा भोजन, वैसे ही यहाँ से लार ग्रंथि, यहाँ पर ये ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियां। वास्तव में ये जितने इधर आप देख रहे हैं बेटा, ये जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भोज्य पदार्थों को पचने के लिए जगह दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप अन अकेडमी पर आ रहे हैं, तो अन अकेडमी ये क्या कर रहा है? आपको प्लेस दे रहा है। और मैं क्या हूँ? आप लोग वो क्या हैं? पाचन करने, क्योंकि आपका जब तक पाचन नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा काम कैसे करें? यानी हर चीज़ों को पचाना है, और मैं एंजाइम का काम कर रहा हूँ, है ना? सारा का सारा चीज़, यानी एंजाइम मतलब हम यहाँ से लार ग्रंथियों से निकल के, यानी इन पाचक ग्रंथियों से निकल के आ रहे हैं और आपके पास पहुँच रहे हैं और आपका काम कर रहे हैं, ठीक है ना? यानी एक तरह से जैसे अनअकैडमी अगर मान लो कि ये प्लेस है, ठीक है? और आप लोगों को क्या है? चीज़ों को पचाना, यानी आप लोग एक तरह से पचाने वाले मटेरियल हो और मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ का एंजाइम हुआ। इस तरह से आप समझिएगा।
तो यानी जैसे ही भोजन मुख गुहा में पहुंचेगा, वहां पर एक ग्रंथि होगी जिसको बोलेंगे लार ग्रंथि। यानी मैंने ये जो लाइन लगाया हुआ है बेटा, ये इसी में खुलती है। यानी जठर ग्रंथि अगर मैं कहूं ओपन्स इनटू, यानी ये ओपन्स इनटू की बात कर रहा हूं। मतलब ये जठर ग्रंथि कहाँ खुलेगी? आमाशय में खुलेगी। मैंने ये जो इस तरफ बनाया हुआ है बेटा, ये इस तरफ बनाया हुआ है, और मैंने उससे आप देखिए ये एरो मैंने लगा दिया है, इसलिए लगा दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि ये कहां पर खुलती है, सीधे सीधे, है ना। जैसे लार ग्रंथियों की बात करें तो लार ग्रंथियां कहां खुल रही हैं? मुख गुहा में। इसका मतलब यहां से ही पाचन, जहां जिस जगह पर ग्रंथियां मिलेंगी, याद रखना बेटा, वहीं से निकलेंगे पाचक पाचक एंजाइम, और तो वहां पर ही काम होने वाला है। ठीक है, तो यहां से निकले, और देखिए जैसे मैंने कहा लार कहां निकल रहा है, तो लार ग्रंथियों से लार कहां निकलेगा बेटा? तो मुख गुहा में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से जठर ग्रंथियों की बात करें तो जठर ग्रंथियों से जो जठरीय रस निकलेगा वो कहां जाएगा? वो स्टमक में जाएगा, आमाशय में जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? कहाँ पहुँच रहा है? आमाशय में पहुँच रहा है। हाँ, बकल कैविटी बोलते हैं, वेरी गुड। हाँ बेटा, बकल कैविटी या माउथ कैविटी या ओरल कैविटी, कुछ भी कह लीजिए इसको, मुख गुहा को। तो यहाँ पर पहुँचेगा, और वहाँ पर यानी जहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, जिस जगह पर ये खुल रहे हैं, उस जगह पर ही पाचन। भाई जहाँ पाचक रस ही नहीं होंगे, उसमें एंजाइम ही नहीं आएगा, मतलब जहाँ काम करने वाले मजदूर ही नहीं होंगे, वहाँ पर पाचन होगा। यानी यहाँ 2 जगह पर देखो कोई भी पाचक मतलब पाचक ग्रंथि नहीं खुल रही है। कहाँ पर? ग्रसनी और ग्रासनाल में। इसका मतलब यहाँ पर कोई पाचन होने वाला नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए, छोटी आंत को, अब अमाशय तक आपने देखा, गैस्ट्रिक ग्लैंड आ गया। अब यहाँ पर आता है छोटी आंत। भाई आमाशय के बाद अब भोजन कहाँ पहुँचने वाला है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में जब पहुँचेगा तो छोटी आंत के 3 पार्ट हो जाते हैं। शुरू वाला जो पार्ट होता है जो अमाशय से जस्ट जुड़ा हुआ होता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देखिए, ये इस तरह से अगर मान लीजिए, तो ये इस तरह से जो ये शुरू वाला जो पोर्शन है ये जुड़ा हुआ, ठीक है? ये वाला ग्रहणी कहलाता है, शुरू वाला पोर्शन। और फिर उसके बाद ये बीच वाले को हम बोलते हैं जेजुनम या मध्यांत, मध्य वाला भाग है। और जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इलियम बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यानी बड़ी आंत में अगर देखा जाए तो कोई भी प्रकार की गैस्ट्रिक जूस, मतलब सॉरी, किसी भी प्रकार के एंजाइम वाली ग्रंथि नहीं है, यानी पाचक ग्रंथि एक भी नहीं आ रही। यहां पर आप देखिए, तो छोटी आंत में देखिए बहुत ढेर सारे पाचक ग्रंथियां खुल रही। इसका मतलब आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए कि अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पाचन होता है तो वो किस जगह पर होता है चीजों का? वो आपके छोटी आंत में होता है। बिल्कुल सही बेटा, छोटी आंत में, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं सबसे ज्यादा यहां पर पाचन होने वाला है। क्लियर? लेकिन बड़ी आंत में आप कहेंगे सर बड़ी आंत में तो कोई पाचक ग्रंथि नहीं, इसका मतलब ये पाचन में सहायक नहीं होते। बिल्कुल नहीं बेटा, ये पचाने का काम नहीं करती, इसका और काम है। और काम का मतलब क्या होता है? ये ज्यादातर यहां तक पचाने के लिए जो है, जो सारा का सारा जैसे आप रोटी, चावल, आलू, ये सब तो सूखे सूखे आप खाते हो, लेकिन अंदर जैसे ही आपके स्टमक पहुंचता है उसको क्या होता है? उसको पानी चाहिए, और पानी में उसको क्या करता है? स्टमक क्या करता है? बार बार उसको क्या करता है? पीसता रहता है, और पीसने के बाद फिर अंदर जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब वहाँ पर आप देखिए पहले बेटा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, आगे हम लोग ब पढ़ेंगे, अभी आपको बताएँगे भी और दिखाएँगे बेटा। पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूँ आपको कि वास्तव में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना क्या होता है, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आगे, घबराइए। तो बड़ी आंत आपने देखा कि बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, चूँकि आपने यहाँ से जब खाया तो रोटी आप, चूँकि आगे आप जानते हैं कि छोटी आंत जो है बेटा वो, जैसे आप ये देख रहे हैं तो छोटी आंत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई। और बहुत ज़्यादा मुड़ी है तो कोई सॉलिड चीज़ तो इसमें जा नहीं पाएगा। भाई सॉलिड चीज़ इसमें तो आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा ना। पता चला आ करके ये जो मुड़ा हुआ है यहीं पर अटक गया, और अटक गया बेटा तो फिर अब हो गया काम, और बाकी सारा चीज़ भरा पड़ा है। फिर पता चला ऑपरेशन कराना पड़ेगा तब आगे बढ़ेगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, एकदम पीस करके जेल टाइप का बना दिया जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो आपका आमाशय है, स्टमक है, वो क्या करता है, बार-बार इनको बार-बार क्या करता रहता है, मैश करता रहता है, और एकदम क्या बना देता है, लुगदी बना देता है, पतला बना देता है, ताकि ये आसानी से यहाँ तक चले। लेकिन इसके लिए उसको पानी चाहिए। जैसे एक रोटी, मान लीजिए एक रोटी को पहुँचाने के लिए, इसको एक रोटी को मतलब बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के, सपोज़ करो, पेस्ट बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं? मान लीजिए इसको पानी मात्र ज़्यादा नहीं, अगर 200 एमएल चाहिए, तो 200 एमएल तो चाहिए, है ना?
हाँ, तो ये जाहिर सी बात है कि 200 ml पानी एक रोटी चाहिए। मान लीजिए 4 रोटी खा रहे हैं तो 800 ml आपका पानी यहाँ इसके साथ में चला जाएगा उसको बनाने में, पतला बनाने में, भाई तभी तो अंदर जाएगा ना। क्लियर? अब यहाँ से ये पहुंचता हुआ आगे पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो इसके साथ में जो घुले हुए जो खनिज पदार्थ हैं, साथ में खनिज पदार्थ भी तो घुले हैं। अब ये खनिज पदार्थों को भी शरीर से क्या करेगा, जो बहते हुए चले जा रहे हैं जल में घुले हुए, क्योंकि अब ये क्या करता है, जल और खनिज पदार्थों को फिर से रीएब्सॉर्ब करता है, यानी फिर से पुनः अवशोषित कर लेता, पुनर्अवशोषित कर लेता, रीएब्सॉर्प्शन कर लेता है। तो यानी आपने देखा कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता, जो भी पाचन होना है वो यहीं तक हो जाता है बेटा। और पाचन ही नहीं बल्कि पाचन के बाद रक्त के द्वारा उसको अवशोषित भी किया जाता है, कहाँ, ग्रहणी में। यानी यहीं तक ही सारा का सारा काम हो जाता है। आगे अगर हम बढ़े तो आपको आप यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वास्तव में हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये कैसा है। ये देखिए, अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा मुख है, मुख गुहा आपको दिखाई दे रही है, ये मुख गुहा है, ये यहाँ से, और पूरा फूड मटेरियल ये देखिए, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये स्लेवरी ग्लैंड है, यानी ये लार ग्रंथियां, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये लार ग्रंथियां हैं, ठीक है। ये वाली जो है ये लार ग्रंथियां हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मुख गुहा लार ग्रंथियां, आप आगे हम बताएंगे कि लार ग्रंथियां कितनी हैं। तो ये सारे के सारे आपको लार ग्रंथियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से होता हुआ ये सारा का सारा फूड मटेरियल जो है वो ये पाइप से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप या ईसोफेगस भी कहते हैं, इससे होती हुई ये कहां पर पहुंचेगी बेटा, ये भोजन कहां पहुंचेगी, ये देखिए, ये पहुंचती है ये स्टमक में, ये देखो ये स्टमक है। और ये तो लीवर है, आप जानते हैं लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे बॉडी की, ये स्टमक है, स्टमक। ये लीवर आपको दिखाई दे रहा है, लीवर दो पार्ट में होता है, आप देख रहे हैं। लीवर के पीछे एक ग्रंथि होती है जिसको गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं, ये लगा है, जिसमें पित्त रस स्टोर होता है ना। और ये देखिए यहाँ पर ये छोटी आंत शुरू होती है, और ये स्टमक के नीचे ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, और ये उसके बाद स्टमक से लगी ये जो बहुत मुड़ी मुड़ी आपको दिखाई दे रही, ये देख रहे हैं कितना ज्यादा मुड़ी मुड़ी है, तो इसमें सॉलिड चीज तो गुजरना पॉसिबल नहीं है बेटा, इसलिए ये पतली होती है, और है ना। तो ये छोटी आंत है ना, छोटी आंत। और ये छोटी आंत से बड़ी आंत देखिए ये लगी, ये मोटी मोटी है, ये लंबाई में ज्यादा नहीं है लेकिन मोटी में ज्यादा, क्योंकि यहीं पर अब सारा का सारा पानी वगैरह अवशोषित करना है, तो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहाँ से खींचना होता है। ये देखिए यहाँ से मिला हुआ है। और ये जो छोटा सा आपको ये पतला सा दिखाई दे रहा था, ये वास्तव में ये आपको पतला सा दिखाई दे रहा है, ये अपेंडिक्स है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये भी शुरुआत में मैंने कहा कि ये शुरू में स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में बटी होती है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो पार्ट था उसका नाम था ड्यूडिनम, यानी ग्रहणी, ग्रहण करती है आमाशय से। ग्रहणी के बाद दूसरा वाला क्या था, जेजुनम, यानी उसके बाद मध्य वाले भाग में पहुंचता है। और फिर उसके बाद इलियम की बात करते हैं जो अंतिम भाग है, जहां पर सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया होती है और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है ना। हाँ बेटा सही कह रहे हो, विटामिन डी का घर जो है, जहां से विटामिन डी, ठीक है, वो सारे के सारे। अब आपने यहां पर देख लिया, आगे हम बढ़ते हैं, आगे। तो मुख गुहा में अब हम लोग पाचन करने की बारी आ रही है हमारा, कि अब पाचन वास्तव में कहाँ हो रहा है ना। तो भाई सबसे पहले आप जब फूड मटेरियल ईट करते हैं यानी खाते हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचता है भाई, वो मुख गुहा में पहुंचता है। सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, पाचन के लिए मुख गुहा में पहुंचता है। और मुख गुहा में इनका फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार का पाचन होता है। फिजिकल मतलब यानी भौतिक और रासायनिक पाचन। भौतिक का मतलब क्या, जैसे भाई रोटी है, तो रोटी सीधे तो आप निगलोगे नहीं, है ना, ठीक है ना। देखो बेटा ये जो हमने आपको दिखाया था, चलो अच्छा एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि बार बार इसको देखना थोड़ा सा, ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये वास्तव में ये क्या है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और उसमें पूरी एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर के, ये मैंने कहा ये स्लैवरी ग्लैंड है, और ये पूरा बक्कल कैविटी है, माउथ कैविटी या जिसको मुख गुहा कहते हो। यहाँ से भोजन, इसी में सारे के सारे एसेसरी हैं, जैसे दांत है, टंग है और स्लैवरी ग्लैंड, सारे के सारे इसी में खुलते हैं। और यहाँ से भोजन होता हुआ जो है वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ता है तो कहाँ जाता है भाई,
ये आप नीचे देखिए, ये पाइप है जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, या ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये फूड पाइप है। ये फूड पाइप से होता हुआ जो है वो कहाँ पहुँचता है? बड़ी आँत में पहुँचता है, ठीक है? और बड़ी आँत में पहुँचेगा, फिर आगे ये छोटी-छोटी मैंने दिखा का आगे ढेर सारे स्ट्रक्चर हैं इसमें। तो ये बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये लीवर है, सबसे आप बड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये लीवर, है ना? जो सबसे बड़ी ग्लैंड है आप जानते हैं। इसके नीचे पित्ताशय है, ये देखिए जिसको गॉल ब्लैडर आप बोलते हो। ये आमाशय आपको बड़ा-सा ये थैली दिखाई, ये कोई ग्रंथि नहीं है, लेकिन इसके नीचे ये पैंक्रियाज अग्नाशय, और ये पूरा का पूरा यहीं से देखिए स्टमक से लगा हुआ ये पूरा जो सबसे ज्यादा कुंडलित आकार जो दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में क्या है? यही है आपका छोटी आंत। देख रहे हैं कितना ज्यादा कन्वोल्यूशन है, कितने ज्यादा फोल्डिंग है, यहाँ मोड़ कितने हैं, इसलिए जो है ना? तो इस तरीके से आप देखिए, यानी कुल मिला-जुला करके आप यहाँ पर ये देखिए, ये छोटी-सी जो आपको ये बड़ी नुकीली-नुकीली दिखाई दे रही है, इसी को हम बोलते हैं वर्मी फॉर अपेंडिक्स। कभी-कभी ये बढ़ जाती है तो ये चुभन पैदा कर देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरफ होती है, ये दाहिनी ओर होती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप, क्लियर? तो चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आगे आइए हम लोग। तो मुख गुहा में सबसे पहले हम लोग पाचन करते हैं, ठीक है ना? हाँ, जल्दी से आइए राहुल जी, गुड मॉर्निंग। तो मुख गुहा में जब हम पाचन करने के लिए भाई सबसे पहले हम फूड को लेते हैं और फूड को पहले माउथ कैविटी में रखते हैं, मुख गुहा में पहुंचता है और यहाँ से पाचन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ इसको पाचन करने के लिए, मुख गुहा में पाचन के लिए 3 सहायक अंग होते हैं। कितने सहायक अंग होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या? मैंने आपको बताया कि मुख गुहा में 2 प्रकार का पाचन होता है बेटा। कौन-कौन? एक तो फिजिकल और दूसरा केमिकल। यानी भौतिक पाचन भी होता है और रासायनिक पाचन भी होता है। मेरे ख्याल से बातें समझ पा रहे हैं? एकदम समझने की कोशिश करेंगे बेटा आप लोग, ठीक है ना? पूरी तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे कि भौतिक पाचन का मतलब हुआ कि हाँ, दाँतों के द्वारा क्या किया जाता है, जो आप खाते हैं उसको बार-बार चबाया जाता है और चबा-चबा कर वो इतना छोटा कर देता है। भाई पाचन का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो उसने क्या किया? छोटा-छोटा कर दिया, है ना? और टंग इसमें उसकी बहुत ही हेल्प करती है। आप देखते हो कभी इस गाल की तरफ जो है आप चबाने चबाते हो, कभी उस गाल की तरफ चबाते हो, तो लेकिन ये सारे भोजन को इधर से उधर करने का करता कौन है भाई? वो करती है जीवा करती है, टंग करती है। यस, वेरी गुड। यानी ये टंग जो है इसका हेल्प करा फिजिकल में। और फिर उसके बाद देखिए टंग का ये टीथ का तो आपने काम देख लिया, ठीक है? लार ग्रंथियाँ क्या कर रही हैं? लार ग्रंथियाँ जब लार निकालती हैं, यानी सलाइवा निकालती हैं माउथ कैविटी में, तो टंग क्या करती है? टंग जो है ये जो पूरा का पूरा भोजन को काट-काट कर, यानी रोटी को छोटा-छोटा किया जा रहा है, उसी में ये उलट-पलट कर चारों तरफ से लार को क्या करती है? सान देती है, मिला देती है। ठीक है? ताकि देखिए, लार थोड़ा-सा स्लिपरी होता है, आप जानते हो। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये उस पर आएगा और आसानी से ये स्लिप करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने देखा कि स्लेविया को मिलाता है, यानी कुल मिलाकर के टंग अगर देखा जाए, तो लार आपने देखा आगे अगर लार पढ़ेंगे, तो लार जो है, वो तो पचाने का काम करता है। ठीक है ना? ये पचाने का, हाँ, लार को भोजन में मिलाने का काम बिल्कुल सही कहा आपने कि जिह्वा ही जो है क्या करती है, लार में पूरी तरह से सान देती है। इसीलिए पहली बात तो अच्छी तरह से भोजन चबा के खाना चाहिए, क्योंकि ताकि अच्छी तरह से उसमें लार हर जगह लग जाए और टंग बार-बार उसको कर सके। ठीक है? तो आते हैं हम लोग दाँत को अगर पढ़ें, तो दाँत क्या बोल रहा है कि दाँत जो है ये जो भी चीज़ें आएगा वो खड़ा रहता है कि भैया आओ हम चबाएँगे, क्योंकि बिना चबाए जब इतना चबाएँगे ताकि वो आसानी से निगला जा सके, ठीक है? तो भौतिक पाचन चूँकि देखो यहाँ पर ही अगर हम थोड़ा-सा ढंग से चबा लेंगे तो थोड़ा यहाँ पर भी पाचन हो जाता है। आगे हम देखते हैं अभी। देखिए, यह भौतिक पाचन में सहायक होता है, यानी ये भौतिक पाचन करता है बेटा। देख रहे हैं ना? ये भौतिक पाचन में सहायता करता है। हाँ, हाँ, म्यूसिन के कारण लसदार हो जाता है, वेरी गुड। उसमें म्यूसिन पाया जाता है, हाँ, सही है, ये टाइप का श्लेष्म है, जो कि थोड़ा ठीक है, म्यूसिलेज जिसको हिंदी में हम श्लेष्म कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये भौतिक पाचन में सहायक होता है, अर्थात ये भोज्य पदार्थों को चबा-चबा करके क्या करता है, अति सूक्ष्म बना देता है ताकि आसानी से उसको आगे भी बढ़ाया जा सके। हाँ बेटा, वेरी गुड। टीथ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना? हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 4 प्रकार के हैं। आप ये जानते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जा सकता। कृंतक, कृंतक का मतलब ये ऐसे होते हैं जो काटने और कुतरने के लिए होते हैं। ये आगे वाले जो दाँत हैं, अगर दाँत आपके ना हो, तो कोई चीज़ें आप जानते हैं, ये काटने और कुतरने के लिए बनाए गए हैं। इसी को काटता है और कुतरता है। अगर आप ध्यान दीजिए कि कृंतक आपके सामने वाला जो दाँत जो 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं, अगर ये ना हो
तो आप कोई चीज काट नहीं सकते बेटा, फिर आपको खाने में सेब वगैरह या कोई चीज जो है खाने में, या सबसे मेन चीज जैसे गन्ना वगैरह खाने में बड़ी प्रॉब्लम, मतलब काट नहीं सकते, है ना। कुतरने के लिए भी आप यही काम करते हैं जो भी है। आगे रदनक की बात करें तो रदनक का काम होता है, इसको हम कैनाइन कहते हैं बेटा, कैनाइन। ये चिड़ने फाड़ने काम करता है, ये मांसाहारी में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। कौन? क्लियर? हाँ जी, ये आठ, चार चार आठ हो गए, चार ऊपर हैं चार नीचे, तो आठ हो गए, हाँ सही है। तो ये रदनक आपने देखा कि ये चीरने फाड़ने के लिए होता है, और आपने देखा होगा कि ये आगे ऐसे निकले होते हैं, एक इधर और दो, दो ऊपर दो नीचे इस तरह से, ठीक है। जैसे आप देखते हैं, जो कभी कभी अगर आपने हॉरर मूवी देखी होगी, तो चुड़ैल वगैरह को जो दांत निकलना शुरू कर देते हैं ना, जो वो नुकीले वाले, उसी को हम कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये करें, जो चुड़ैलों में होते हैं, शायद आपने देखा होगा, अग्रचवर्णक और चवर्णक की बात करें, तो अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर और मोलर टीथ की बात करें, तो ये जो मोलर और प्रीमोलर जो टीथ हैं, इनका काम होता है बेटा चबाना और पीसना। जैसे कोई भी चीज आप चबा रहे हो, तो वो आप जो है इसी पीछे ही कर लेते हो एकदम वहां पर, ठीक है। इसमें अग्रचवर्णक और चवर्णक का रोल होता है, ठीक है ना। हम्म। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि चबाना और पीसना। हाँ, ठीक है। नहीं बेटा, मैं पूरी तरह से कोशिश यही करूंगा कि एकदम बेसिक, कोई भी बात नहीं, जो देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग पढ़ने की कोशिश किया करो बेटा। देखिए मैं मैसेज पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देता, कभी कभी मेरा ध्यान चला जाता है, जब क्वेश्चन होता है तो ही मैं बात कर सकता हूँ, फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। इसलिए जो जिसको पढ़ना है आराम से पढ़े, प्रेम से पढ़ो। मैं तो एकदम मजे से पढ़ाता हूँ बेटा, याद रखिएगा। जिसको पढ़ना है आराम से पढ़े, नहीं पढ़ना है तो उस कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं करता। और पहली बात तो आप लोग देखिए, अगर एक एक आदर्श स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो बेटा आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने पर बात कीजिए। आप लोग चैट करते हो, और ये चैटिंग अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा क्या ले जाओगे, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं। अभी तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही हैं, जो कि आप एक बार नहीं कई बार पढ़े भी होंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो आपने कहा चवर्णक और अग्रचवर्णक, मैं भी दिखा देता हूं ना कि ये सारे के सारे कैसे हैं, कहां हैं, क्यों, ये कैसे कैसे काम करते हैं, तो ये पूरा आपको दिख जाएगा, आप डोंट वरी बड़ा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। तो अग्रचवर्णक और चवर्णक चबाने और पीसने का काम करता है, एक चीरने फाड़ने का काम करता है, बाकी ये सब चबाने का काम करते हैं। क्लियर हो रही बात? आगे देख लेते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा चवर्णक अग्रचवर्णक क्या है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, मेरे ख्याल से यहां पर बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। दांतों का जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना, दांत की अगर बात करें, तो जो दांत आपने देखा होगा कि दांत कुछ ऐसे हैं, ऐसे, ये मसूड़ों में जो है ये फंसे रहते हैं, ठीक है ना, ये वाले भाग, ये मसूड़ा है मान ली, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये जड़ों जड़ों से ये इस तरह से फंसे रहते हैं बेटा, ये देखो ये दांत, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो भाग होता है, ये वाला ऊपर वाला भाग, ठीक है। ये ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ये आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल कहते हैं बेटा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये इनेमल है। और इसके नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला पोर्शन, काफी बड़ा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन, अभी मैं दिखा दूंगा। इसको हम बोलते हैं डेंटाइन कहते हैं बेटा, ये डेंटाइन, नीचे वाला पोर्शन, मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो डेंटाइन के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। इनेमल जो है वो सबसे हार्डेस्ट है बेटा, मैंने लिख भी दिया, देखिए कठोरतम पार्ट है। डेंटाइन इसके बाद वाला है, और इसके बीच में ये जो बचा हुआ भाग है, ये इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। और इसी पल्प कैविटी में ही, ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसी पल्प कैविटी में ही सारी की सारी, यहां पर ये देखिए केशिका, जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वो यहीं पर आती हैं। यानी दांतों को जो मटेरियल मिलता है, आप सोचते होंगे कि दांतों को सर खाना पीना कैसे मिलेगा, बिल्कुल बेटा, अगर दांतों को खाना पीना नहीं मिलेगा तो ये कैसे खाएंगे पिएंगे, है ना। हाँ, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि ये यहां से ब्लड पूरा आएगा और इसको खाना पीना देगा, ताकि ये बराबर ग्रोथ करता रहे, विकास करता रहे, हमेशा बना रहे, मजबूती से टंगा रहे। ये नीचे रूट होता है, इसको बोलते हैं, इसको तीन पार्ट में बांटा जाता है बेटा। ये क्राउन है इसका, इसको बोलते हैं क्राउन। ये वाला जो जहां बाहर से निकला है, इसको बोलते हैं नेक, और नीचे वाले को रूट बोलते हैं। क्राउन मतलब इसका शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग पे आपने देखा इनेमल है ना। अभी मैं सारी की सारी चीजें दिखा देता हूं। तो रक्त केशिकाएं, और आप जानते हैं जब कभी आपका दांतों में सुराख हो जाता है ना, तो सुराख में होता क्या है कि यहां से ये सीधे सीधे जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं,
है ना, या प्रोटोजोअन्स जो भी हैं, वो सारे के सारे कहाँ जाना चाहते हैं? इसी ब्लड में, क्योंकि आप जानते हो ब्लड से ही तो उनको सारा माल पानी मिलेगा, है ना? तो ये यहीं पर आएगा, यहाँ पर, और यहीं पर आकर के ये पूरा का पूरा, इसीलिए आप देखते हैं कि पूरा का पूरा ड्रिल करना पड़ता है, उसको पूरा निकालना पड़ता है अंदर तक। क्लियर हो रही बात? तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ठीक? हाँ, बिल्कुल बेटा, ये पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। आगे देखिए, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के हम आपको दिखा ही देते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि ये टीथ है, फिर ऊपर ये पैलेट आपको दिखाई दे रहा है, और ये सॉफ्ट पैलेट है। ये सारा का सारा आप देख देख रहे हैं, ये आपका मुँह है, ये आपका है, ये किसी घड़ियाल या मगरमच्छ का नहीं है जो आप देख रहे हो। ये सारा का सारा आपको पूरा का पूरा इसमें टीथ आप काउंट कर सकते हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है। क्लियर हो रही है बात? चलिए इसको हम पूरा का पूरा देखते हैं। ये देखिए, हमने चारों तरफ से इसको देखा, एक-एक दाँत को हम देख लेते हैं किस प्रकार के दाँत हैं और कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये सॉफ्ट पैलेट है, ये वाला है, आप जानते हैं। ये हार्ड है, यहाँ पर हार्ड होता है, आगे वाला पोर्शन आप कभी हाथ लगा के देखिए, पीछे देखेंगे तो ये सॉफ्ट होता है, ठीक है? बाकी ये टीथ है, ये टंग है, आप जानते हैं, और टीथ जो होता है वो गम यानी मसूड़ों में धँसा होता है, आप इसको भी जानते हैं। आइए, ये है आपका सारा का सारा दाँत। ये हाँ, एक शैतान की खोपड़ी है, जिससे हम लोगों ने पूरे दाँत को सीध-सीध देखा है। तो ये देखिए, एक-एक को हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे-कैसे हो रहा है, ठीक है? एक-एक को हम, ये देखिए, ये इंसाइज़र है, 4 ऊपर और 4 नीचे बेटा। इसमें जड़ें मात्र 1 होती हैं। इसके बाद देखिए कैनाइन आया, तो कैनाइन में भी जड़ें 1 है, ये थोड़ा नुकीला है और उसकी अपेक्षा थोड़ा-सा बड़ा होता है, आप अगर ध्यान देते होंगे, तो ये है कैनाइन, है ना? आप यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, ठीक है? कैनाइन, और इसके बाद क्या आता है? प्रीमोलर, अग्रचवर्णक जिसको आप बोलते हैं। अग्रचवर्णक जो होता है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन नीचे वाले में देखिए, अग्रचवर्णक अगर ध्यान से देखें बेटा, तो नीचे में सिर्फ 1 जड़ है, क्योंकि भाई नीचे तो आसानी से लग जाएगा, वो लटके वाले जो होते हैं उनको तो ज़्यादा ताकत चाहिए ना, इसलिए ऊपर वाले जो है, ऊपर में अगर देखें तो ये 2 जड़ें होती हैं, यानी 2 जड़ें होती हैं किसमें? प्रीमोलर में भी, ध्यान रखिएगा बेटा। ऊपर वाले में 2 जड़ें, और इसके अगर पीछे आएँ तो ये मोलर हो, मोलर किससे होता है? ये बीच में इसके 3 जड़ें होती हैं, मतलब 3 निकले होते हैं धँसने के लिए, लेकिन नीचे के सब उसमें 2 ही होंगे, क्योंकि नीचे तो आधार मिल गया ना रखने के लिए। जो लटके हुए हैं, उनको अच्छे से फिक्स करना है, इसलिए उसमें 3 होते हैं। क्लियर हो रही बात? ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 2 ही होते हैं, 3 किसी में नहीं होते। सॉरी, नीचे 3 किसी में नहीं होते बेटा, ठीक है ना? तो ये पूरा। हम दाँतों की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इनेमल है, सबसे ऊपरी वाला पार्ट इनेमल है, फिर नीचे वाला पार्ट जो है ये पूरा डेंटाइन, चारों तरफ से आप देख लीजिए, ये मसूड़ा है, मसूड़े में ये पूरा फिक्स। ये वाला पोर्शन इसका नेक कहलाता है बेटा, ये जहाँ से निकला हुआ है, ठीक है? और इसके ऊपर वाला क्राउन। आप देख रहे हैं ये इनेमल है, डेंटाइन है ना? और ये पूरा पल्प कैविटी है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये कैपिलरीज़ आप देख रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज़ ये सारे के सारे भरे हुए हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप जानते हो कि ये जो पोर्शन होता है, ये यही जब खत्म हो जाता है बेटा इनेमल, तो आपको पानी बहुत तेज़ लगता है, जो ठंडा पानी या कुछ भी चीज़ें बहुत तेज़ी से लगेंगी, क्योंकि आप जानते हैं ये हार्ड है, ये चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता बेटा, ठीक है? और बाकी इसके बाद जो है ये सीमेंटिंग मटेरियल वगैरह यहाँ पर लगे होते हैं, सीमेंट, है ना? ये ताकि ये हमेशा जुड़े रहे, बीच में मसूड़े और दाँतों के बीच में इस तरह से, ये देखिए, आप पूरा-पूरा ये ब्लड यहाँ पर जा रहा है, ठीक है? अच्छा, कुछ मॉडिफाइड होते हैं, आपने ये भी जाना होगा कि जैसे हाथी, और हम अगर बात करें कि भाई हाथी में ये जो बाहर वाले दाँत, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हाथी आपको दिखाई दे रही है, क्या कोई हमको बता सकता है ये कौन-सा दाँत है? आपको चारों दाँत आपको समझ में आ गए, ठीक है? ये वाला कौन-सा दाँत है, हमको कोई बताएगा? बोलो भाई। ये हाथी में जो दाँत होते हैं, ये 4 दाँत आपने देखे, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, औक्षवर्णक। तो इसमें वास्तव में है कौन-सा दाँत जो हाथी के आगे जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में कौन-सा दाँत है भाई? हाँ, बताएगा कोई हमको? किस प्रकार का मॉडिफाइड है? बोलो, जल्दी से बोलो। कैनाइन का? नहीं, ये कैनाइन का मॉडिफाइड रूप तो नहीं है फिलहाल। हाथी की बात मैं कर रहा। हाथी की बात कर लें या सूअर, सूअर भी आपने देखा हो, जंगली सूअर की बात करें, तो उसमें भी जो है वो दाँत आगे निकला होता है। ये किसका पार्ट होता है बेटा? हाँ, वेरी गुड। साधना जी ने बहुत सही बताया। क्या? इंसीजर का, हाँ, बहुत सही। इंसीजर, प्रशांत जी बहुत सही, है ना? कृंतक, हाँ, बहुत सही बताया आपने। चितेश्वर जी, बहुत सही आपने बताया, यानी कुल मिलाकर के सही अब जवाब आने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी के देख-देख कर। हाँ, प्रियंका जी आपने भी सही कहा। यानी बच्चे बहुत अच्छा कि काफ़ी लोगों ने बहुत सही जवाब दिया कि ये इंसीजर है। लेकिन एक और होता था बेटा, जो सीबर टूथ पैंथर था, एक टाइगर था पहले,
आइस एज के समय में उसको दांत निकले होते हैं नीचे। या एक मछली होती है जो ठंडे इलाके में पाई जाती है, जो सील के जैसी दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वालरस। ये वालरस वगैरह में बताओ क्या होते हैं, कैसे होते हैं वालरस में। हाँ, उसमें जैसे वालरस की बात कर लें और साइबर टूथ की बात कर लें, जो टाइगर होता है उसमें कैसा होता है। चलिए फिलहाल हम देखते हैं, वो कैनाइन होते हैं। देखिए कैनाइन जो होता है वो नीचे की तरफ आएगा बेटा। कैनाइन जब भी जिसका होगा वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जब इंसीजर होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये अपर जाके ही दोनों होंगे। जो कैनाइन नीचे आएगा या इंसीजर ऊपर जाएगा, जैसे हाथियों में और सुअर की बात करें तो ये इंसीजर है ना। तो इसलिए क्लियर। अब यहां पर हम इसको देखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये मैमोथ, ये आइस एज के समय की, क्योंकि इसमें जो टस्क है इसको हम क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं बेटा। जो ये बाहर दिखने वाले दांत होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टस्क कहते हैं। क्लियर ना। तो ये देखिए, यानी ये जो बड़ा बड़ा आपको जो दांत दिखाई दे रहा है बेटा, ये सारे के सारे जो दांत हैं ये वास्तव में ये इंसीजर होते हैं। ये मैमोथ है। जब आइस एज था तो आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा हाथी अभी जो है बनाया भी जा रहा है। ये देखिए, ये है साइबर टूथ पैंथर। ये देखिए, ये चीता आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये दांत जो ये बड़े-बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये यहाँ पर देखिए इसके दांत जो बाहर निकले हुए हैं, ये भी उसी आइस एज के समय के हैं। तो ये जो हैं, ये जो दांत दिख रहा है ये वास्तव में क्या है, ये कैनाइन है, क्योंकि ये देखिए ये नीचे की तरफ है। ऐसा वॉलरस आप देख लीजिएगा नेट वगैरह पे, तो वॉलरस एक जो सील के जैसी जो फिश होती है उसमें भी ये मॉडिफाइड होता है, उसमें भी कैनाइन होता है। क्लियर। तो कैनाइन का ये पार्ट नीचे की तरफ जो आएगा वो कैनाइन है, ऊपर की तरफ जो जाएगा वो इंसीजर है। इतनी बात क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, अब हम टंग की बात करेंगे, जिह्वा की बात करेंगे। तो जिह्वा वास्तव में क्या है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। टंग इज व्हाट, ये मांसपेशियों की बनी एक मांसल मोटी संरचना होती है, थिक फ्लैशी मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, होती है, जिस पर स्वाद की संवेदना, यानी जिस पर स्वाद का एहसास करने के लिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं, विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है बेटा, स्वाद की कलिकाएं पाई जाती हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के, है ना। तो ये जो स्वाद कलिकाएं हैं वो क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के स्वाद को हमें ज्ञान कराती हैं। अगर बेटा टंग निकाल दिया जाए तो किसी काम का नहीं, फिर जो आप चाहे जो खाइए कोई दिक्कत। और आप जानते हो ये टंग ही बताती है कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें बुरी हैं। जो आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जैसे तीखा कुछ खाने बहुत तीखा हो जाता है, तो ये यहीं पर बता देती है, क्योंकि अंदर अगर जाएगा तो वो डिस्टर्ब करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चीजें अगर अंदर जाएंगी तो वो डिस्टर्ब, हाँ टेस्ट बड जिसको बोलते हैं बेटा, टेस्ट बड्स की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अग्रभाग में ये मीठा होता है, इसीलिए आप देखिए जब भी कभी कभी होता क्या है, आपने ध्यान दिया होगा कि आप मार्केट जाते हो मिर्ची खरीदने के चक्कर में पड़ जाते हो, तो ये सारा का सारा, ये देखिए ध्यान से आपको सब समझ में आ जाएगा बेटा। ये अग्र वाले भाग की बात करें और पश्च वाले भाग की बात करें, और फिर यहाँ किनारे और थोड़ा सा इसी से सटा हुआ यहाँ पर भी, ये किनारे वाले भाग, बीच में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती, बीच पूरा खाली होता है। यहाँ पर स्वीट वाला है, और यहाँ पर जो होता है ये बिटर वाला टेस्ट है, यानी कड़वे वाला है। यहाँ पर देखें तो ये सॉल्टी है, इधर भी सॉल्टी है, और यहाँ पर जो है ये खट्टा वाला है। ये खट्टा वाला, खट्टा को भी हम सौर बोलते हैं बेटा, ये सौर, यानी खट्टे वाले का सारा आप देख रहे हैं, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये कि ये जो आपकी टंग है इस पर विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, और स्वाद 4 प्रकार की कलिकाएं हैं। ये सारे के सारे जो है, जैसे ही मिठास आता है तो वो आगे वाली जो टंग का जो टिप वाला पोर्शन है वो एक्टिव होता है, और ये खाना पीना जो है वो खाने पीने का टेस्ट जो है मिठास वाले भाग को ये बताता है। और अगर कड़वा है तो पीछे, जैसे कभी कभी होता क्या है कि आप जब मिर्ची खरीदने जाते हैं तो मिर्ची पूछते हैं कि तीखी है कि नहीं। भाई मिर्ची है तो तीखी होगी, मीठी तो होती नहीं। तो तीखी नहीं कहता भाई आप टेस्ट करें, तो आप टेस्ट कभी-कभी मूड बनता है टेस्ट करने के लिए, तो आप पहले एक हाथ तो अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं ऐसे करके, और थोड़ा-सा एकदम टिप पर उस पर टच करते हैं। जब टिप पर टच करते हैं तो आपको तीखा तो लगता नहीं, लेकिन जैसे ही टंग अंदर आती है, सलाइवा क्या करता है, आगे के मटेरियल को पीछे तक पहुँचा देता है। आगे के मटेरियल कहाँ पहुँचा दिया? पीछे तक पहुँचा दिया। और अब आप तेजी से क्या करने लगे? तेजी से अब आपको जलन होने लगी, आपको तीखा आने लगा, बार-बार आप पूरा जीभ बाहर निकाल के हाँ, हाँ करना शुरू कर देते हैं, ताकि हवा जाए अंदर, और हवा जाएगा तो वो तेजी से वो क्या करेगा,
वेपराइज होगा ना, तेजी से उसका वेपराइजेशन होगा, जो लेके गया है वेपराइज हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत ठंडा लगेगा, है ना। या हम मीठा खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं कि जो है वो सीधे सीधे अंदर चला जाए, है ना। तो मीठा खा लेते हैं तो आप जानते हैं कि मीठे का स्वाद टेस्ट जो है वो बनने लगता है। तो यानी बात जो है वो आप सब चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, तो ये इस तरीके का। इसीलिए आप देखिए कभी ध्यान से कि मिठास के लिए और खट्टा बगल वाला है, तो आपको आप देखते होंगे कि खट्टा जब आप देखते हैं तो चटकारा लगाने का मन करता है, क्योंकि आप टक से करते हो, टक से मतलब ऊपर वाले को बताते हो बेटा अब खट्टा भी मिला है, मजा आ गया है। और जब बहुत ज़्यादा नमकीन खा लेते हो तो आपने कभी देखा होगा कि आपके किनारे-किनारे अजीब-सी होने लगी है। आप बार-बार जो है जीभ से किनारे-किनारे के जीभ को जो है दाँतों से किनारे-किनारे ऐसा दबाते हो जैसे पूरा का पूरा दबा करके पूरा नमक उससे बाहर निकालोगे। तो इस तरीके के ये सारे होते हैं, है ना? तो मीठा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा बेटा, ठीक है? इस तरीके बस शर्त यही होनी चाहिए कि सलाइवा ना हो, एकदम सूखा-सूखा हो। क्योंकि सलाइवा अगर है तो बेटा आप जानते हैं सलाइवा पूरी तरह से जीभ पर घूम जाता है, इसलिए वो स्वाद कलिकाओं सभी स्वाद कलिकाओं तक पहुँच जाता है। इसलिए हमको थोड़ा बहुत उसका एहसास हो जाता है, ठीक है? ये काम भी उसका है। तो चलिए, इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ये जिह्वा की। तो जिह्वा आपने देखा कि टंग जो है ये भौतिक और रासायनिक पाचन में सहायक होती है। देखिए, भौतिक उसने क्या किया दाँतों के नीचे ले जाकर के इसको चबवा रही थी, ठीक है ना? तो ये क्या किया? दाँतों के नीचे चबा रहा था। दूसरी बात, रासायनिक क्या? रासायनिक का मतलब ये लार में क्या कर रहा था? उसको सान रहा था, लिपेट रहा था। तो ज़ाहिर-सी बात है लार में जब लिपटेगा, तो लार में कुछ ऐसे एंजाइम भी तो होंगे। भाई कुछ होंगे कि नहीं? एंजाइम जब होंगे तो उसमें सनेंगे और सनने के बाद क्या होगा? तो उसमें थोड़ा बहुत जो भी जिसके पचाने वाले होंगे, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट को पचाने यानी स्टार्च को पचाने वाला होगा, तो स्टार्च को पचाने लगेगा, है ना? और अगर मान लीजिए प्रोटीन वाले या फैट वाले कुछ भी जो भी मतलब एंजाइम होगा, तो अभी आगे हम देखेंगे ना सलाइवा, सलिवरी ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे, लार ग्रंथियाँ तो उसमें देखेंगे कि वास्तव में क्या पचा रहा है, क्या नहीं पचा रहा है, ठीक है? तो इतना कहने का मतलब टंग जो होती है, वो भौतिक और रासायनिक पाचन दोनों में सहायक होती है बेटा, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या है हम उसी को देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये आपकी टंग है और टंग से जुड़ी हुई आप ये देखिए ये पूरा का पूरा स्वाद का ज्ञान कराने वाली ये न्यूरॉन्स क्या बोलते हैं इसको नर्वस टिश्यू जो है ये सीधे-सीधे आपके ब्रेन से जुड़ी होती है। आप देखिए ये टंग है और टंग से ये तार लगे हैं, वायर लगे हुए हैं। आप जानते हैं हमारे बॉडी में भी पूरी वायरिंग हुई है। हर पार्ट द इसीलिए काम करता है क्योंकि वो वायरिंग के द्वारा सारा मैसेज ले लेता है। ब्रेन जो मैसेज देता है या लेता है वो इसी के द्वारा सारा का सारा लेता है। आगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ाएँगे तो उसमें आपको ये दिख जाएगा पूरी तरह से। हाँ, अभिषेक जी बहुत सही आपने कहा टाइलिन या उसी को स्लेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। बहुत सही। आगे हम देखते हैं अभी कौन-कौन सा लार है। तो लार लार ग्रंथियों में आएँगे तब ना हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये टंग है, टंग पर जैसे ही ये कोई भी चीज़ आता है, जी इस टेस्ट का आएगा, तो आप देखिए थोड़ा-सा मैं ये दिखा दिया हूँ कि ये वास्तव में ये अगर हम यही कनेक्शन इसको कट कर दें, बेटा तो टंग भी हमको कोई टेस्ट नहीं देगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा दाँत वाला ये इसको बोलते हैं हम डेंटरी कहते हैं बेटा। ये देखिए, ये पूरा एक क्या है अर्धांश, इतने में ही आधे-आधे को पढ़ा जाता है। जैसे ठीक है? हाला डेंटल फ़ॉर्मूले की बात हम लोगों ने नहीं की थी, अभी मैं बता देता हूँ। तो ड जैसे आप 1 सेकंड यहाँ पर हम अगर इसको थोड़ा-सा पहले ला सके, नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो भी आप खा रहे हैं जैसे मीठा वाला खाए तो मीठा वाला लेके जाएगा। इसमें सारी स्वाद कलिकाएँ अपना-अपना काम करेंगी। अगर आपने मिठास वाला खाया है तो मिठास वाला लेके जाएँगे, है ना? अगर वो कड़वा वाला खाया हुआ है तो कड़वे वाला ले यानी जितने भी कलिकाएँ हैं अपने-अपने अकॉर्डिंग ही सारा का सारा ले जाती है, दूसरा कोई नहीं काम करता। सबके लिए अलग-अलग वायरिंग है, सब अपना अलग-अलग काम करते हैं भाई। उसमें दूसरा कोई उसका हस्तक्षेप नहीं करता और ब्रेन तक ले जाएगा जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस जगह पर ये स्वाद से संबंधित जो है केंद्र होता है जो ब्रेन समझने का काम करता है, ठीक है ना? तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। हाँ, मैं ये अभी बता रहा था कि देखिए ये जो जैसे यहाँ पर बात करें बेटा ये यहाँ, तो ये हम लोग जो डेंटल फ़ॉर्मूला निकालते हैं, वो यहाँ का निकालते हैं। थोड़ा-सा डेंटल फ़ॉर्मूला हम उसमें नहीं किए थे तो यहाँ पर थोड़ा देख लें। ये देखिए, ये इसमें अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा एक अर्धांश इसी का लिया जाता है और आधे भाग पे आप देखिए तो पूरा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 आपको दिखाई दे रहे होंगे दाँत इधर। लेकिन 2 इसमें से क्या हैं? 2 कैनाइन हैं, 2 इंसिज़र हैं। 1 सेकंड बेटा मैं रोक के दिखाता हूँ, तो आसानी से आपको ये समझ में आएगा। हाँ, ये देखिए, ये देखिए।
ये यहाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहाँ चला गया भाई? अरे, नहीं रुक नहीं रहा है। यानी ये इस तरीके से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये वाले हम इसी को दिखाना चाहते थे। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं बेटा डेंटरी। देख रहे हैं ना, ये वाला डेंटल, यहां पर आधा ऐसे ही दिखा, जैसे हम डेंटल फार्मूला की अगर बात करें तो डेंटल फार्मूला ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ, बहुत सही प्रियंका जी। ये वयस्कों में क्या होता है, ये आपने बहुत सही बताया, 21 और 23, यानी ये 21 23 बटे 21 23, ये यहां से आते हैं। देखिए ये तीन क्या है, ये मोलर, और यहां पर दो प्री मोलर, एक कैनाइन, और आगे दो क्या है, इंसीजर। तो ये है इस तरह से, ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, और ये प्रीमोलर है, और ये मोलर है। इस तरह से ये बताया जाता है मैडम। यानी एक ऊपर अर्धांश सिर्फ लिया जाता है, आधा लिया जाता है, तो आधे वाला ये होगा, तो ये पूरा जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 2 5 3 8, यानी 8 ऊपर हो गए और इसी तरह से 8 नीचे हो गए, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों में कहा जाए तो बच्चों में ये जो प्रीमोलर है वो प्रीमोलर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि भाई प्रीमोलर तो तब होगा ना जब मोलर होगा। तो ये इसलिए बच्चों का जो डेंटल फार्मूला होगा वो ये होता है बेटा, ये देखिए 20, और ये बच्चों में है। यानी जो 12 साल तक के बच्चों में आप जानते हैं, हाँ इंसीजर है, कैनाइन है और मोलर, हाँ सही बोल रहे हो बेटा, सिर्फ यही होता है इसमें। ये क्या है, ये चाइल्ड का है, जो कि आप जानते हैं 6 साल के बाद से ही ये आप जानते हैं कि ये पूरे 20 हुए, आप जोड़ लीजिए, दूना कर देना होता है, 2 1 3 2 5, 5 इस तरफ अगर हैं तो 5 इस तरफ भी होंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10 10 20, 20 ऐसे हैं जो कि 2 बार जीवन में उगते हैं बेटा, हाँ जिसमें 2 बार उगते हैं। बाकी और जो है, जो मोलर होता है वो सिर्फ एक बार ही उगता है और एक ही बार जाता है, ठीक है ना। इतनी बातें आप समझिए, तो यही मैं समझाना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं हम लोग लार ग्रंथियों पर, कि लार ग्रंथियों का काम क्या है, लार ग्रंथियां कैसे हमको फायदा पहुंचाती हैं, यानी ये क्या क्या करती हैं, इनका रोल हम लोग देखते हैं कि लार ग्रंथियों का वास्तव में रोल है क्या। तो ये 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, हमारे मुख गुहा में ये पाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की पाई जाती है। एक को बोलते हैं सबलिंगुअल, ये जिह्वा के नीचे पाई जाती है बेटा। ये जो टंग है आपका, ये इसी टंग के जस्ट नीचे जो है, एक इस साइड एक इस साइड, 2 पाई जाती है, यानी पूरा पेयर में होगी। भाई आप देखेंगे एक इधर साइड में है और एक उधर साइड में होगा, यानी 2 सबलिंगुअल पाई जाती है जिह्वा के नीचे। सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर जो है वो यहां पाई जाती है, यहां पर भी और उस तरफ भी, यानी ये जबड़े के निचले जबड़े के नीचे सब मैंडिबुलर। और इसी तरह से पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये कहां पर पाई जाती है, वो यहां पर पाई जाती है, आपके कान के पास में। और यहीं पर हमने आपको बताया था, ये जो कान के पास पाई जाती है, इसी में जब वायरल इंफेक्शन हो जाता है तो ये फूल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मम्स कहते हैं, है ना। ये मम्स हो जाता है, जो कि आप जानते होंगे कि ये पूरा का पूरा गलसुआ जिसको आप बोलते हो, ये पैरोटिड में हो जाता है। और आगे चल के आपने देखा होगा कि ये जो सांप वगैरह में जो जहर, यानी जो पॉइजन ग्लैंड होती हैं, आप जानते हैं पॉइजन ग्लैंड जो होती हैं वो सारी की सारी क्या, स्लेवरी ग्लैंड का ही मॉडिफाइड रूप होती हैं। ये जानते हैं कि स्लेवरी ग्लैंड जो होती है, यानी उसकी जो लार ग्रंथियां होती हैं वही जो है वो पॉइजन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है, पॉइजन ग्लैंड। तो ये वास्तव में ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, यही जो है ग्लैंड जो होती हैं, ये जो पॉइजन वाले जो पॉइजनस होते हैं जंतु, उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। अब लार ग्रंथियों से मुख्य कौन कौन से लार निकलते हैं, हम इसकी बात करें तो ये लार ग्रंथियों में मुख्य रूप से कौन से एंजाइम होते हैं। लार तो आपने देखा कि लार ग्रंथियां मुख्य रूप से क्या श्रावण करती हैं बेटा, लार का, यानी सलाइवा को स्रावित करती हैं। स्रावित का मतलब क्या होता है, ये श्रावण का ये होगा बेटा, ये है ना, श्रावण करती है, यानी इनसे ये बाहर निकालती है सलाइवा को। क्लियर हो रही बात। आगे देखिए, इसमें जो सलाइवा है, यानी ये जो सलाइवा निकल रहा है बेटा, यहां पर अगर देखा जाए तो सलाइवा में ना, यानी जो सलाइवा निकलता है तो सलाइवा
की बात करें तो यानी लार की बात करें तो इसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एंजाइम, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक को आप क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं आप टाइलिन या लार का एमाइलेज। एक को हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइलिन, पीटी होता है बेटा। एक टाइलिन होता है और दूसरा जो होता है वो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, एक टाइलिन है ना, या इसी को एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज का मतलब होता है, आप जानते हैं कि स्टार्च को जो भी पचाएगा बेटा वो एमाइलेज होता है, क्योंकि उसमें एमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। तो उसको जो पचाता है तो उसका नाम एमाइलेज, या इसी को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर याद रखिए, अगर आप सही ढंग से चबा चबा कर खाएं तो वास्तव में स्टार्च जो होता है, स्टार्च का लगभग मैंने कहा 20 से लेकर के 30% भाग जो है, 20 to 30% भाग जो है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में इसको तोड़ के बदल देता है। और इसीलिए आप कहते हैं ना कि हाँ, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये ग्लूकोज में नहीं बेटा, ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज, माल्टोज, ठीक है, हम माल्टोज में कन्वर्ट करता है, सॉरी। चूंकि माल्टोज को मैंने बताया था ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज से जो मिल करके बना होता है उसको हम माल्टोज कहते हैं। तो ये पहले क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि रोटी अगर काफी टाइम तक या चावल काफी टाइम तक मुंह में चबाओ तो आपको थोड़ी सी मीठी आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो रोटी या चावल का कुछ पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है। और माल्टोज को मैंने बताया था कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, और इधर सारे के सारे जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था कि इनको हम शुगर कहते हैं और ये टेस्ट में मीठी आती हैं। हाँ, सेम चीज है बेटा, टाइलिन और स्लेवरी एमाइलेज दोनों एक ही है, ठीक है ना। लार का एमाइलेज, इसको स्लेवरी एमाइलेज बोलते हैं। सलाइवा का है ना, तो स्लेवरी एमाइलेज, ठीक है। तो आपने देखा ये हो गया, इसीलिए हमको मीठा आता है। अगर आप चबा करके खाएंगे तो आपको रोटी मीठी क्यों लगती है, मीठी इसलिए लगती है क्योंकि वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च, ठीक है, बात क्लियर। लाइसोजाइम की अगर हम बात करें तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है, ये लाइसोसोम, आपने अगर पढ़ा होगा जिसको आप क्या बोलते हो, लाइसोसोम। लाइसोसोम आपको जब सेल पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर बहुत खतरनाक जो है एंजाइम भरे होते हैं। बहुत खतरनाक क्या भरे होते हैं, एंजाइम भरे होते हैं। तो वो जो बहुत खतरनाक एंजाइम भरे होते हैं उनका काम ही होता है कि जैसे ये मान लीजिए ये सेल है, यहाँ पर ये लाइसोसोम है। तो यहाँ से अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह किसी सेल में अगर प्रवेश कर गया या कोई भी ऐसे इन्फेक्शियस कोई भी आ जाता है तो ये सीधे-सीधे क्या करते हैं, ये इनको मार देते हैं, इनको खत्म कर देते हैं लाइसोजाइम, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, बहुत खतरनाक एंजाइम है, अंदर लेते हैं और उसी के ऊपर लुढ़का देते हैं। यानी एक तरह से ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एसिडिक होते हैं, यानी एकदम तेजाब हैं, जिसके ऊपर फेंकेंगे वो समाप्त। तो ऐसे ही लाइसोजाइम, तो लाइसोसोम से निकला हुआ है लाइसोजाइम होता है जो कि खतरनाक, हाँ बेटा आंसुओं में भी होता है, ठीक है ना। नहीं, ये 70s 80s लाइसोजाइम नहीं, वो राइबोसोम होता है बेटा, ठीक है ना। अरविंद कुमार जी, वो 70s और 80s जो है वो राइबोसोम, वो मैंने बताया भी है। फिलहाल तो यहां पर आपने देखा कि लाइसोसोम से निकला एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। और ये क्या करता है, जो आप भोज्य पदार्थ भाई आप खा रहे होते हैं तो वातावरण में आप जानते हैं कि अनगिनत न जाने कितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सारे भरे पड़े हैं। तो आप अगर खाएंगे अंदर अगर वो जाएगा बेटा तो आपको इन्फेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये रोगाणुओं को ये क्या कर देता है, मार देता है बेटा। क्या करता है, ये नष्ट कर देता है ताकि संक्रमण आगे ना बढ़े। और हाँ, एक चीज और भी जानते होंगे, शायद आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ जंतुओं को, कुछ जानवरों को अगर चोट लग जाती है तो बार बार अपने वो टंग से लिक करते हैं, मतलब वो चाट चाट के अपने सारे के सारे वो सही कर देते हैं, है ना। भाई सारे घाव वो क्या करते हैं, ठीक, वो सारा चाट चाट के सही कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि उनके टंग में लाइसोजाइम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं चोट लग जाती है हम लोग मरहम लगाते हैं या कोई ऑइंटमेंट वगैरह हम लगाते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बार बार उसी को चाटते हैं। जैसे कुत्तों वगैरह का आपने कभी अगर देखा होगा तो बार बार वो चाटते रहते हैं, है ना। हाँ, हाँ, बहुत बहुत से बैक्टीरिया जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अगर सही ढंग से चबाओगे नहीं, हाँ, खाओगे नहीं तो सारे के सारे चले ही जाएंगे।
इसलिए वो थोड़ा सा चबाने खाने की आदत डालिए ढंग से। जितनी बार चबाएंगे, अगर बार बार चबाते रहेंगे, इसीलिए कहा जाता है अच्छी तरह से जब चबाएंगे तो सलाइवा चारों तरफ से उसमें अच्छी तरह से लगता रहेगा, और जब अच्छी तरह से लगेगा तो जाहिर सी बात है वो उसमें जो भी आए हुए हैं, जो माइक्रोब्स आए हुए हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। इसलिए बार बार उसको कहा जाता है अच्छे से चबा के खाना चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर के आपने देखा लाइसोजाइम। तो मैंने कहा कि कुछ इस तरीके के जो जीव जंतु होते हैं वो अपना चाट करके, इसलिए क्योंकि भाई देखिए जाहिर सी बात है हमारे शरीर की हर कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यानी कोशिका विभाजन मतलब घावों को भरने की क्षमता पाई जाती है हर जगह। आपको चोट लगी है, कुछ समय बाद वो घाव भर जाता है। तो घावों को भरने की जो क्षमता पाई जाती है ना? वो इसलिए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वायरस अगर नहीं आएँगे तो इन्फेक्शन, क्योंकि भाई आप जानते हैं हमारे ऊपर शरीर पर एक स्किन है, और स्किन ये पूरी तरह से क्या है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी है ना, फंगल, सारा का सारा। भाई बैक्टीरिया वगैरह तो दिन रात ये इस पर चिपकते रहते हैं, बैठते रहते हैं, क्या आपको कोई रोग पैदा कर पाते हैं? हैं? हाँ, बहुत से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। खैर वो जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया है बेटा, वो हमारे काम के हैं, है ना? ढेर सारे। वो तो जितनी आपकी कोशिकाएँ हैं उसकी 10 गुना बैक्टीरिया आपके बॉडी में है। हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे बेटा, जब बैक्टीरिया वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग उसको समझेंगे। अभी हम ये बाहरी बैक्टीरिया की बात करें जो अपने शरीर का ना हो, अपने घर का ना हो, वो सब बेगाना है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि वो बार-बार उसको, जब एक बार आप उसको, उसने क्या किया, कुत्ते ने घाव को चाट लिया, तो जितने भी बैक्टीरिया थे सब साफ हो गए। फिर से कुछ समय इसीलिए देखिए वो बार-बार उसको करता है ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह बैठने ना दे, क्योंकि बैक्टीरिया बैठेगा अंदर जा सकता है, वो इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। इसलिए वो बैक्टीरिया को वहाँ पनपने नहीं देते और धीरे-धीरे उनका घाव सही हो जाता है। घाव तो अपने आप सही होता है बेटा। दवाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करती हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को उस पर पनपने नहीं देती। घाव को भरने के लिए ऐसा नहीं है कि आप घाव कोई दवा खा रहे हैं तो वो घाव भर दे रहा है। घाव भरना जो है वो आपके शरीर का स्वाभाविक गुण है, वो तो होगा। बस उसको ये चाहिए कि जो बाहरी लोग हैं उसको डिस्टर्ब ना करें। बाहरी लोग इन द सेंस माइक्रोब्स, ठीक है ना? तो लाइसोजाइम यही करता है। आइए हम देखते हैं टंग हाँ, ये इसको सैलिवरी ग्लैंड को भी देख लेते हैं थोड़ा-सा। ये देखिए, ये है आपकी सैलिवरी ग्लैंड, मैंने आपको बताया था सबलिंगुअल, ये नीचे वाली टंग वाली, और यहाँ जो आपने देखा, और ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये कान के पास जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये पैरोटिड, सबसे बड़ी ग्लैंड यही है ना? सबलिंगुअल आपके टंग के नीचे आपको ये दिखाई दे रही है छोटी-सी, और ये मैंडिबुलर आपके नीचे, मैंडिबल के नीचे, मैंडिबल यानी निचले जबड़े को हम बोलते हैं, है ना? तो इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रही है, क्लियर? तो आपने देख लिया कि ये सैलिवरी ग्लैंड है। आगे हम बढ़ें। अब भोजन आपका कहां पहुंच रहा है? ग्रसनी एवं ग्रास नली में, यानी डाइजेशन फेरिंग्स और बात करें तो ईसोफेगस में, फेरिंग्स और ईसोफेगस में। फेरिंग्स फेरिंग्स का मतलब ग्रसनी की बात करें, ग्रसनी का मतलब होता है जंक्शन है बेटा, यानी याद रखिएगा ग्रसनी क्या है, यहां पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही दिखाया था कि इसमें बेटा किसी भी प्रकार के नहीं गिरते, कोई भी इसमें नहीं आ पाएगा, है ना? ठीक है। तो यानी कहने का मतलब पाचन जो होता है वो तभी होगा जब उस पर पाचक रस या एंजाइम आएंगे बेटा, जिस इन दोनों में कहीं नहीं है। या केवल और केवल क्या करते हैं, मार्ग प्रदान करने का काम करते हैं। कहां से? मुख गुहा से आमाशय तक जाने में ये सहयोग करते हैं। ठीक है, इतना काम है इनका। हम बात करें, थोड़ा सा बात कर लें ग्रसनी की। ग्रसनी आप देखिए, मुख गुहा, नासिका गुहा और कर्ण गुहा, ये तीनों का जंक्शन होता है। याद रखना बेटा, नाक, मुख और कान, ये तीनों का क्या होता है? जंक्शन होता है। अभी मैं दिखाऊंगा, सारा जंक्शन होता है। और ये जंक्शन जो है इनके बीचों के कार्यों को संतुलित करता है। जैसे समझिए, जो माउथ कैविटी, मुख गुहा की बात करें, मुख गुहा, जब यहां से हम खाना खाते हैं तो आप जानते हैं आगे चल करके, जैसे हम बात करें, अगर यहां पर थोड़ा सा अगर हम मैं बनाऊं, तो ये देखिए बेटा, ये इस तरह से मान लीजिए कोई बंधु हैं, कुछ ज्यादा बड़ी नाक हो गई, बुरा मान जाएंगे। अरे मुंह है कि चोंच? हाँ, ये देखिए, तो यहां से आप जानते हैं कि ये मुख गुहा है, ऊपर से क्या है, ये नासिका गुहा है। यहां पर बेटा ये देखो, यहां से जब आगे हो जाते हैं तो ये भाग खाली रहता है, ये वाला, ये नाक है, ये मुख है, आप देख रहे हैं, ये आंखें हैं इनकी, यहां जो भी है, तो ये नासिका गुहा है।
और ये मुख गुहा है। तो ये मुख गुहा से जब यहाँ पर आता है तो आगे यहाँ पर देखिए ये 2 पाइप हो जाती पीछे, पीछे की तरफ 2 पाइप हो जाती है, ठीक है? और यहीं पर एक ये देखिए, अब फूड मटेरियल जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, आगे श्वास नाल है और पीछे वाली जो है ये आहार नाल होगी पीछे की तरफ। ये देखिए, ठीक है ना? ये पीछे वाली आहार नाल हो जाए। तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जहां पर दोनों मिल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या? ग्रसनी, फेरिंक्स बोलते हैं, यानी फेरिंक्स जंक्शन है। भाई आप जब आप खाना खाते हो तो इसीलिए बोलते हैं ना कि खाते वक्त जो है बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर खाना इधर के बजाय अगर बेटा इधर चला गया तो समस्याएं आती हैं। आप देखते हैं, क्योंकि हम जब सांस लेते रहते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, आप जो ये बात कर रहे हो ये कहां से बात करते हो? ये जो बातें आती हैं, आवाज जो आती है, ये कहां से आ रही है? भाई ये आपके लंग्स से आती हैं। जब लंग्स हवा फेंकता है तो आपके यहाँ पर, आप यहाँ पर देखते होंगे कि एक बाहर निकला हुआ भाग होता है जो उभरा होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? लैरिंग्स बोलते हो, या टेटुआ आप नॉर्मल भाषा में आप बोल लो तो टेटुआ बोलते हो। कहते नहीं कि किसी का हम टेटुआ दबा देंगे। तो ये जो टेटुआ है आप ध्यान दीजिएगा, ये बाहर वाला जो है, ये जैसे ही ये हवा आता है ये फड़फड़ाता है और टंग जो है उसको एक सही हवा निकलने का मार्ग देती है, उसको एक रिदम से निकालती है, इसलिए ये आवाज बनती है। तो यानी हवा जब यहां से आएगी तब जाकर के हम बोलते हैं। तो आप सोचिए, हवा जब जब आप खाना खा रहे होते हैं, अचानक से आप जब बोल दोगे तो बेटा ये जो खाना यहाँ पर ग्रसनी में पहुंचा है तो अचानक यहां से हवा ऊपर की तरफ आएगी तो ये पता चला नाक और मुंह सबसे बाहर निकलेगा। इसीलिए खाते वक्त किसी को बहुत तेजी से बोलना नहीं चाहिए, बहुत तेजी से हंसना नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत तेजी से करेंगे तो वो नाक मुंह से पता चला दाल चावल सब सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। हाँ, इपिग्लॉटिस करते हैं, बहुत सही आपने बताया प्रियंका जी, उसको ग्लॉटिस या इपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि वो ढक्कन है, जैसे ही ये भोजन जाता है वैसे वो ढक लेता है। अभी मैं दिखाऊंगा सारा चीज, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे के सारे चीजें आपको दिख जाएंगे अभी, ठीक है? अब बात करते हैं, यानी आपने देखा, और दूसरी चीज नेजल कैविटी, यानी अब आप देखिए, यानी ये खाना आसानी से कैसे चला जाता है? इसका मतलब नाक से जो हवा जाती है बेटा ना ग्रसनी में, जो इस पर प्रेशर डालती है इसलिए अपने आप चला जाता है। ऐसा नहीं है कि दबा करके पहले उसको अंदर ले जाया जाता है, यानी वो आपको निगलने में भी जो भरी हुई हवाएं हैं वो फायदा करती हैं। और बात रही कान की, तो ये कान की बात करें तो कान के भी यहीं से पतले से मिले होते हैं ये कान, है ना? जिसको हम यूस्टैकियन ट्यूब कहते हैं, आगे हम इसको बताएंगे। यूस्टैकियन नलिका कहते हैं। इस नलिका में अगर देखें तो ये वास्तव में क्या है? ये नलिका जुड़ी होती है कान से, इसलिए जुड़ी होती है कि देखिए भाई, अगर ये कान है, ये देखिए ये कान की बात करें तो कान ये है ना? और कान से यहां पर आगे जब बढ़ते हैं मिडिल ईयर में, तो मिडिल ईयर में कान का पर्दा मिलेगा आपको। कान से अंदर जाइए तो आपको कान का पर्दा, या जिसको बोलते हो ईयर ड्रम। अगर बेटा यहां से कोई ज्यादा तेज बोलेगा तो प्रेशर एक तरफ जाएगा और ये फटने की संभावना ज्यादा होती है। भाई बाहर से अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो फट जाएगा, क्योंकि एक पर्दा ही तो है। इसलिए अंदर की तरफ से, यानी यहां से फेरिंग से एक हवा की पतली सी कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं यूस्टैकियन, क्या बोलते हैं? यूस्टैकियन नलिका। अच्छा ये शायद मैं गलत जगह बना रहा हूं, आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे। हाँ, ये देखिए, मैं यहाँ बता बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से ये कान है, तो कान से जब कान की ये जो पिन्ना है, इसके आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? एक ईयर ड्रम होता है जिसको आप क्या बोलते हो? पर्दा कहते हो। लेकिन हवा बेटा इधर से जब हवा जाएगी या आवाज जाती है तेजी से, तो इस पर्दा बड़ी तेजी से हिलने लगता है और वही हमको साउंड सुनाई देता है ना? ठीक है? तो ये सारा का सारा यहाँ से जब ये इस पे टकराती है, तो ये आवाज, और यही आवाज हमको सुनाई देती। लेकिन अगर ये बहुत तेजी आवाज हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, तो बेटा ये टूट सकता है। इसलिए अंदर से एक नली आती है हवा की पतली सी, जो क्या करती है भाई, जैसे दीवार है, अगर इधर से भी उतना फोर्स लगे इधर से भी उतना फोर्स लगे तो ये टूटेगा नहीं। इसीलिए अंदर से एक यूस्टैकियन ट्यूब होती है जो फेरिंग से जुड़ी होती है, क्योंकि हवा तो वहीं आती है, अंदर चली जाती है। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आप कभी अगर कभी आप प्लेन से कभी यात्रा करें, या कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से बाहर का प्रेशर कुछ कम हो जाता है अंदर से, तो होता क्या है कि ये हवा जो यहां से है ना, ये इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, और इधर चली जाती है तो ये जो आपका पर्दा है, पर्दे को जो है वो ऐसे इधर मोड़ देती है और आपको सुनाई थोड़ा कम देने लगता है। और अचानक से जब कभी जम्हाई लेते हो तो अचानक से ऐसा लगता है कि अरे मेरा कान तो जैसे कान से ज्यादा सुनाई देने लगा।
वो इसीलिए क्योंकि पर्दे का बैलेंस सेट होता रहता है बेटा, कान के पर्दे का। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अचानक से कभी जम्हाई लीजिए और आपको कुछ ज्यादा सुनाई देने लगा। क्यों? क्योंकि पर्दा उस समय टेढ़ा हुआ था, कान का पर्दा, अब वो सीधा हो गया, इसलिए अब वो सही रहेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है भाई? तो इसलिए ये इस टेक यानी कहने का मतलब फेरिंग्स जो है वो हल्के में मत लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत जबरदस्त, जब आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन, तो वहां पर फेरिंग्स का रोल आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि किस तरह से कान और मुख और नेजल कैविटी ये तीनों में कैसे ये हवाओं को बैलेंस करके रखता है, ताकि हर जितने भी छिद्र हैं, हर जगह से काम हो जाए अच्छी तरह से। आगे आते हैं हम लोग ग्रास नली में। ग्रास नली की बात अगर हम करें, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका सिर्फ एक काम होता है बेटा, क्या काम होता है? ये मुख गुहा से एक रास्ता देती है जो कहां तक जाता है? कहां तक जाता है? आमाशय तक जाता है। बात क्लियर हो रही है? एकदम क्लियर कर लीजिएगा भाई। देखिए आप लोग बस सिर्फ सवाल पूछे, कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, सब ऐसे रहते हैं। आगे बात करें, इसमें भोज्य पदार्थ आमाशय तक पहुंचने के लिए क्रमाकुंचन गति चाहिए। यानी ये जो जाता है, क्रमाकुंचन का मतलब क्या हुआ वो थोड़ा सा समझेंगे हम। क्रमाकुंचन की बात अगर हम करें तो वास्तव में ये क्रमाकुंचन है क्या? क्रमाकुंचन को आप समझ रहे हैं क्या है? क्रमाकुंचन का मतलब हुआ कि क्रम से संकुचन। जैसे मान लीजिए कोई पाइप है सपोज कीजिए, यहां पर मैं इसको हटाता हूं और बता रहा हूं क्रमाकुंचन या पेरिस्टालिसिस मोशन मूवमेंट किसको बोलते हैं। जैसे आप यहां ध्यान दीजिए, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की बात करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये जैसे ये देखिए भाई, ये तो पाइप है, मान लीजिए पाइप रबर की हो, जैसे ही सामान हट जाता है तो ये पाइप एकदम पतली हो जाती है ना। लेकिन जैसे ही सामान आता है, ये देखिए, जैसे इसमें कोई सामान आ रहा है तो ये देखिए ऐसे, यहां पर कोई मटेरियल है तो ये, और फिर आगे ये बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आगे अगर बढ़ा तो अब आगे फूल जाएगा और पीछे वाला जो क्या होता है फिर सिकुड़ जाएगा। यानी कोई चीज, आप कोई चीज मान लीजिए पतली पाइप में कोई चीज डाल रहे हैं तो ऊपर से दबाइए, संकुचित कीजिए तो ये आगे फिसल जाएगा, फिर आगे दबाइए, फिर यानी क्रम से, यानी इसकी नली में क्रम से जो है जहां पर फूड पहुंचता है उसके जस्ट पीछे संकुचन होता है तो आगे ये बढ़ता है, फिर संकुचन होता है, फिर आगे बढ़ता है। यानी ये क्रम से संकुचन को ही हम क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन, है ना। क्रम से संकुचन होता हुआ वो आगे बढ़ जाता है, हम दिखा रहे हैं आपको, आप समझ जाएंगे। तो यानी समझ लीजिएगा कि ग्रसनी और ग्रास नली बेटा पाचन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ मार्ग देती हैं और दूसरे कामों में करते हैं। ग्रसनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि ये सारे जो नासिका, मुख और कर्ण गुहा, ये तीनों के बीच में क्या करती है? ये बैलेंस बनाती है बेटा, इसको ध्यान में रखने की बात है। क्लियर ना? आगे देखें हम, इसी को आप समझ जाएंगे कि क्या है। जैसे ये वाला देखिए, ये फेरिंग्स आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, यहां पर ये देखिए, ये फेरिंग्स देख रहे हैं ना। यहां पर ये वाला क्या है? ये वाली जो नाल जा रही है क्या है? ये श्वास नाल है। और यहां पर ये देखो, ये ग्रास नाल है। और यहां पर ये सारे सारे के सारे मिले हुए हैं। यहां पर देखो, ये नाक से आ रहा है, वो भी मिला हुआ है, यहां से ये मिला हुआ है। तो इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि पेरिस्टालिसिस क्या होता है, किस तरीके का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, ये वही चीज है, उसी का हमने पोर्शन लिया है। और ये आपको इपिग्लॉटिस भी दिख रहा होगा बेटा, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वहां पर इपिग्लॉटिस भी आपको दिखा होगा। ठीक है, मुख गुहा से हम चीजों को अंदर ले जाते हैं, ये तो सब जानते हैं भाई। ये देखिए इस पर, ठीक है ना, ये इसके पीछे ये टेटुआ है, यही यही लैरिंग्स जिसको आप बोलते हैं, यहीं से हम स्वर, इसको स्वर तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और ये ढक्कन है। ये देखिए, अगर हम कोई चीज भोजन खाते हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये फेरिंग्स है, आपने देख ही लिया। अब अगर हम अब भोजन इसमें से डालेंगे तो ये देखिए, ये भी खुला रहता है, यहां से भी इसमें भी भोजन जा सकता है। इसीलिए जब भोजन आता है तो ये ढक जाता है बेटा। ठीक है, ढक जाने से क्या होगा, आपको समस्या नहीं होगी, इधर नहीं जाएगा। इसीलिए कभी कभी अचानक से जब तीखा वगैरह खाते हैं तो ये मांसपेशियां जो हैं, ये मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं और अचानक से आपको हिकअप आती है। हिकअप मतलब हिचकी आने लगती है तीखा खाते हैं, क्योंकि ये जो मसल से ये जो लिगामेंट बनी हुई है, इसको एक स्टिमुलेशन मिल जाता है और बार बार ये हिच हिच करती है। हिच का मतलब बार बार ये हवा तेजी तेजी से फेंकती है, वही आपको क्या है, वही हिचकी है। ठीक है, वो सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव है तो अपने आप को वो बचाने के लिए ऐसा करती है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें अगर खाना खाएंगे तो ये किस तरह से अंदर की तरफ, यानी स्टमक तक जाने के लिए हम ग्रास नली की बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये होता हुआ जाता है।
जैसे देखिए ये फूड मटेरियल जा रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से, ये पहुंचा, ये देखिए ये पीछे क्या हो रहा है, पीछे संकुचित होता हुआ जा रहा है ना, यही गति क्या कहलाती है, यही क्रमाकुंचन गति कहलाती है, यानी क्रम से संकुचन होना, और ये स्टमक में पहुंच गई। ठीक है, बात क्लियर? नहीं क्लियर तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहां से आप फूड मटेरियल, आप ये देखिए एपिग्लॉटिस क्या हुआ, ढक गया ना उधर का, और ये इधर, ये देखिए अब उठ गया, ये इस तरीके से ये होती हुई ये चली जाती है। मेरे ख्याल से बात समझ में आए, एपिग्लॉटिस को ढक देगा ना, नहीं तो आप जानते हैं कि ये ढक्कन नहीं ढकेगा तो पता चला इधर के बजाय इधर चला गया। और यही चीज होता है कि यहां पर मटेरियल कभी पहुंचा हुआ है फूड मटेरियल, और अचानक से आप हंस देते हो, तो हंसते हो तो ये आवाज हवा कहां से आती है, नीचे से आती है, इधर से आ रही है, तो जाहिर सी बात है भाई ये कहां फेंकेगा, और आगे यहां पर मटेरियल भरा है तो आगे की बजाय ये चीजों को ऊपर से फेंक देता है, नाक से फेंक देते हो, ये इसलिए फेरिंग्स का इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे हो ना, ये जंक्शन दोनों का बनाया है। और आप अब यहां पर देखिए, यहां पर आता है तो आप चूंकि सांस बराबर लेते रहते हो, जैसे भी फूड मटेरियल यहां पर पहुंचता है सांस बराबर आपका जाता रहता है, क्योंकि उस समय ये ढका रहता है भाई, ये ढक्कन ढका रहता है तो सांस तो अंदर जाती नहीं, तो वो सांस से जो हवा आई है वो क्या करती है, वो इसी को प्रेशर करती है बेटा, ताकि आसानी से नीचे जा सके। क्लियर हो रही बात? ये इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। आई, अब हम आते हैं कहां पर, आमाशय में पाचन। मेन पाचन हम देखते हैं कहां पर, आपके आमाशय में कहां पर पाचन हो रहा है। ठीक है ना, तो आमाशय में जो पाचन होता है, आप जानते हैं आमाशय, आमाशय का मतलब क्या होता है बेटा, आम आशय, यानी कुछ भी सब चीजों का आशय बना हुआ है, चाहे आप खा रहे हैं, चाहे आप पी रहे हैं, चाहे निगल रहे हैं, कुछ भी चीज आएगा, ये आम रास्ता है हर को जाने का, शरीर में जाने के लिए आम रास्ता, उसी को हम आमाशय बोलते हैं, यहीं पर आकर के आशय लेगा अपना। ठीक है, आप जानते हैं ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मांसपेशियों की बनी होती हैं, कितने भी खाते जाइए जीवन भर ये भरता नहीं, आप जानते हो ये फैलती हैं सिकुड़ती हैं, फैलती हैं सिकुड़ती हैं, फैलती हैं सिकुड़ती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल कौशल जी, जिसकी आंतरिक दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती, जैसे आपने देखा कि मान लीजिए बेटा, मैं यहीं पर बनाता हूं, थोड़ा गड़बड़ कर देता हूं, ये देखिए, ये क्या है आपका, ये स्टमक है बेटा, ये देखो, सपोज कीजिए ये आपका स्टमक, ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये स्टमक है, तो ये कह रहे हैं स्टमक के आंतरिक दीवारों में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है ना, एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, और ये ग्रंथि क्या है, ये ध्यान रखिए, ये ग्रंथि है क्या भाई, बताइए थोड़ा तो, इसको हम कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, बोलो भाई। आपने सुना होगा ना जठराग्नि, जठराग्नि मतलब क्या होता है, जठर, जठर मतलब भाई आप किसी, आपके पेट में अगर पाचन सही नहीं हो रहा है, या पाचन में कुछ भी कमी हो रही है, पेट से संबंधित अगर कोई भी समस्या होती है, आप किस डॉक्टर के दिखाते हो, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाते हो। तो गैस्ट्रो क्यों, क्योंकि वो गैस्ट्रिन को देखता है, और ये गैस्ट्रिक जूस को ही सेटिंग बनाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस अगर बराबर होता रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये किनारे दिख रहा है ना, मैं इसीलिए रुका था, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी के आंतरिक दीवार में ही, पूरी दीवार में ही ये ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठराग्नि पैदा करने वाली। क्लियर ना? हाँ जठर ग्रंथि बेटा, बहुत सही, ये जठर ग्रंथियां ये चारों तरफ से ये लगी होती हैं, और इनसे जैसे ही फूड मटेरियल में पहुंचता है वैसे ही इनसे क्या निकलने लगते हैं, जठर रस, जठर रस निकलने लगते हैं, और पाचन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये इसके आंतरिक दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस यानी जठरी रस का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। यहां से अब क्या निकालेंगी, ये जठरीय रस निकालेंगी, है ना, जठर ग्रंथियां क्या निकालेंगी, जठरीय रस निकालेंगी। और जठरी रस में क्या क्या होता है, मुख्य रूप से हम अगर देखें तो मुख्य रूप से क्या है, HCl और पाचक एंजाइम होते हैं। कौन से पाचक, प्रोटीन पाचक। याद रखना बेटा, सिर्फ यहां पर एक ही चीज का पाचन होने वाला है, आमाशय में मात्र एक चीज का पाचन होगा और किसी दूसरे का नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई आप जानते हो ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पीएच वैल्यू इसकी बहुत ही खतरनाक है, इस रेंज के बीच होती है। ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर इस पर कोई भी चीज गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गल जाएगा। हाँ ठीक है, अब देखिए यहां पर ये ध्यान दीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये जानते हैं ये बहुत ही खतरनाक अम्ल है और बहुत ही ज्यादा पीएच है ना, ये वास्तव में इसका जो सबसे मुख्य काम है, तो बेटा ये जो प्रोटीन पाचक एंजाइम आएगा आगे,
आगे जो आपको एंजाइम मिलेगा वो एंजाइम तो इसमें से निकला हुआ है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। उसको एक्टिव करने के लिए वो आता है, जैसे मान लीजिए वो निकला, वो सो रहा है, अब उसको आकर के ये जगाता है कि अरे भाई खाना पीना आ गया, इसको जल्दी से पचाने की कोशिश करो। हाँ, ठीक है ना, ये पचाने की कोशिश करने के लिए, ये यानी वो उसको सक्रिय बना देता है, अब वो काम करेगा। और दूसरा क्या, क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए जो है इसको माध्यम भी अम्लीय चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक है, इसको तोड़ने के लिए और पहले से ही इसको एक माध्यम चाहिए। मैंने आपको बताया था बेटा, हर उपापचय क्रियाओं के लिए एक विशेष प्रकार का माध्यम चाहिए, कुछ एसिडिक, कुछ बेसिक, ऐसा कुछ माध्यम चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके के, हाँ, कल से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का शुरुआत कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर, है ना। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, देखिए ये तो जनरल साइंस रहा, जो रियल है वो है आपका टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम उस पर तभी पहुंच पाते हैं जब हमारा जनरल साइंस बाखूबी अच्छी तरह से हो हुआ रहता है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहता है ना। तो हम लोग, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो या आपको लग रहा है कि आप मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, तो आप उसमें बेहिचक एडमिशन लीजिए और LP10 का जो है आप प्रयोग कीजिए। उससे LP10 अगर आप करेंगे तो उसमें आपको 10% छूट मिलेगी और फिर आप से हमारा सीधे सीधे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, हाँ, और साथ ही यहाँ पर मैंने लिखा भी बेटा कि ये देखिए हार्मफुल जो बैक्टीरिया, क्योंकि कुछ-कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि बेटा, जैसे बाबा रामदेव जी कहते हैं कि अगर खाना खा रहे हो तो हर निमाले को 32 से 36 बार चबा करके खाइए। वो इसीलिए ताकि वहां पर लाइसोजाइम अच्छी तरह से लगे और जो बैक्टीरिया, फंगल यानी जितने भी माइक्रोब्स हैं नष्ट कर। लेकिन कुछ लोग इतने जल्दी-जल्दी में होते हैं कि जैसे ही मुंह में गया नहीं, वो सट्ट से निगले नहीं। खट 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 लिए और सट्ट से लिए और सट्ट। अरे भाई, जब सीधे चला जाएगा तो बेटा अच्छी तरह से तो उसमें होगा नहीं, है ना। हाँ। यानी कुछ, हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा प्रशांत जी, ये हड्डी कोई कोई है ना खा लेते हैं भाई, किसी किसी में कुछ ज्यादा खतरनाक होता है ना। इसीलिए आप देखिए कि जब आप कभी मीट या ज्यादा मांस वाली चीजें खाते हैं तो आपको कभी कभी ज्यादा एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होने का वहां पर रीजन क्या है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो जरूरत से ज्यादा कभी HCl निकल जाता है ना। और HCl आप जानते हैं, HCl बहुत ज्यादा निकलेगा तो आपको डकार खट्टी आने लगती है ना। खट्टी डकार का मतलब क्या, भाई जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि अम्ल का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। इसलिए जब एसिडिटी होगी तो आपको खट्टी डकार तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो ये इसी का अधिक कभी कभी यह आवश्यकता से अधिक स्रावित हो जाता है, जिसके कारण आपके स्टमक आमाशय में क्या हो जाती, अम्लीयता हो जाती है ना। फिर उसके बाद आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनो ऑन एसिडिटी गॉन। यानी इनो आप जैसे खाते हो, चूंकि ये क्या है बेटा, ये HCl है। इनो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जिसको हम लेते हैं। अब ये क्या करेगा, ये दोनों मिलेंगे, ये MgCl2 बना देगा, यानी ये लवण बन गया। और लवण तो हमेशा क्या होता है, बेसिक, सॉरी, लवण क्या होता है बेटा, हाँ भाई, जो लवण होता है वो क्या करता है, आप जानते हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। लवण तो न्यूट्रल है ना, तो एसिडिक है और ना तो बेसिक है ना, क्लियर। तो यानी ये जैसे ही आप इनो खाते हैं, ये HCl के साथ में क्रिया करके ये बना देता है और प्लस पानी बना देता है बेटा। जब पानी और ये बना दिया तो आपकी एसिडिटी, कहते हैं ना, इनो ऑन एसिडिटी गॉन, 6 सेकंड के अंदर वो अपना काम दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहे ना। तो भोज्य पदार्थों के साथ आए हुए रोगाणुओं को भी ये नष्ट करता है। अम्लीयता आप समझ गए, तो अम्लीयता कैसे बढ़ जाती है, जब काफी चीजें, वास्तव में होता क्या है, ये समझता है कि भाई कुछ लोग ज्यादा आ गए, कुछ ज्यादा मसालेदार खाइए, कुछ और भी ऐसी चीजें खाइए जो प्रदूषित होती, तो भी HCl ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें होंगी, उसको किल करना है, मारना है। वो अंडरस्टूड होता है, ब्रेन हमारा सब कुछ समझता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। आगे बात करेंगे प्रोटीन पाचक एंजाइम। हाँ बिल्कुल, लवण उदासीन होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। अब बात करें हम प्रोटीन पाचक एंजाइम, इसमें जो मेन पाचक एंजाइम होता है वो पेप्सिन होता है। वास्तव में जब ये शुरू-शुरू में आता है ना, तो ये पेप्सिनोजेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है, जैसे ही इस पर HCl पड़ता है, यानी पेप्सिनोजेन पे जैसे ही HCl पड़ता है, वो क्या हो जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। और ये पेप्सिन में जैसे ही बदल जाता है, याद रखिएगा, जो पेप्सिन में बदलता है और ये तब एक्टिव बन जाता है प्रोटीन पचाने के लिए, जो कि प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स में तोड़ता है। अभी देखिए, प्रोटीन को पूरी तरह से एमिनो एसिड में नहीं तोड़ा। जैसे मुख गुहा में आपने देखा कि एक चीज का पाचन शुरू हुआ था, किसका, स्टार्च का, लेकिन स्टार्च बेटा पूरी तरह से
नहीं ग्लूकोज में बदला था, बल्कि वो किस में बदल गया था, वो थोड़ा थोड़ा, हाँ यस बेटा, ओमटिंग भी इसी कारण से आएगी ना। जब HCl की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा गैस बनने लगते हैं तो जाहिर सी बात है, जो आपके अंदर जो ढक्कन है, जो ग्लॉटिस, वो उस पर बार बार प्रेशर पड़ता है, और चूंकि ये गैस होती है आप जानते हो, और ये गैस जो है अचानक से उसको प्रेशर करता है, और वो सारा का सारा, और आप ये बराबर जानते हो कि जो स्टमक है वो हमेशा क्या करता रहता है, उसमें भी क्रमाकुंचन गतियां चलती रहती हैं बेटा, वो मैस करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये करता रहता है, इसी कारण से ये सारे आ जाते हैं ना। हाँ, पेप्सिनोजन की बात हो रही थी। तो पेप्टोन्स में तोड़ देता। पेप्टोन्स का मतलब मान लीजिए प्रोटीन अगर एक बड़ी सी दीवार है अमीनो एसिड की, तो अगर एक धक्के में अगर आप तोड़ेंगे तो पूरे एक एक ईंटें तो दीवार की नहीं निकलेंगी, छोटे छोटे खंड निकलेंगे। तो हाँ, ये पेप्टोन्स जो होते हैं, जब बड़ा प्रोटीन टूटता है तो उसके खंड होते हैं, यानी ये भी पेप्टाइड हैं, मतलब इसमें भी पॉलीपेप्टाइड यानी कई एमिनो एसिड हो, मां हो सकते हैं 10 हो 20 हो एमिनो एसिड जुड़े होते हैं, इसको हम पेप्टोन्स कहते हैं। प्रोटीन एक बड़ा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पहले इसको हम देख लेते हैं। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज। ये देखो भाई साहब, ब्रेड लिए, ठीक है, इन्होंने ब्रेड खाना शुरू किया, और ये देखिए ये सारा का सारा, ये मैंने बताया कि ये ढक्कन जो है एपिग्लॉटिस है, ये ढक दिया ताकि इधर न जाए। और ये फूड मटेरियल कहां पहुंच रहा है, ये सीधे सीधे पहुंच रहा है आपके स्टमक में, और जैसे स्टमक में पहुंचता है आप देखेंगे ये गैस्ट्रिक जूस यहां से बेटा ये निकलने लगा, है ना। और ये पूरा का पूरा, ये तो आप जानते हैं, इसको हमने क्या बताया था, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यहां पर ध्यान दीजिए, और इस पे सारे के सारे यहां जैसे जाता है, ये बक्कल कैविटी से होता हुआ जाता है, तो आप जानते हो ये देखो यहां पर पेरिस्टालिसिस आपको दिखाई दे रहा हो, ईसोफेगस से होता हुआ ये कहां पर पहुंचता है ना। तो इस कारण से ये सारे के सारे हो जाते हैं। क्लियर? बात क्लियर हो रही ना। तो यानी कुल मिलाकर के आपको ये बातें तो समझ में आई। जैसे ही हम मुख में चीजों को लेते हैं तो वो स्लैवरी ग्लैंड, ये देखिए ये पूरी पूरी स्लैवरी ग्लैंड है, ये सारी की सारी आप देख रहे हैं ये एक्टिव हो जाती है ना। ये सारे के सारे आपके पाचन के लिए जो मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट। अब माउथ कैविटी में किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये देखिए जैसे ही इन्होंने क्या खाया, कुछ भी या कोई भी थोड़ा सा खाता है, तो जैसे ही ये आया, आप देखते ही बगल से ये क्या निकलने लगा, देखो बेटा ये सलाइवा निकलने लगा, लार, क्योंकि लार ग्रंथियां तो नीचे ऊपर होती हैं, निकला। और ये टंग बार बार क्या कर रहा है, उसको घुमा घुमा करके दांतों के नीचे ले जाएगा। ये देखिए ये दांत क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, ये देखिए ये दांत, और इधर से सलाइवा भी आ रहा है, आप देख रहे हैं ना, इधर से सलाइवा भी आ रहा है, और ये दांत ये छोटे छोटे पीस कर रहा है, ये बार बार इसका यही काम होता है, ये फिजिकल पाचन की क्रिया कर रहा है ना। और फिर उसके बाद सलाइवा इसमें पूरी तरह से लग जाता है। मैंने कहा म्यूसिन, जो आपने कहा कि भाई इसमें एक विशेष प्रकार का श्लेष्म पाया जाता है जो इसको थोड़ा सा चिकना और स्लिपरी बनाता है ताकि वो आसानी से जा सके, और यहीं पर थोड़ा बहुत पाचन भी हो जाता है। हमने ये भी आपसे बताया कि थोड़ा बहुत पाचन भी हो जाता है ना। इसीलिए शुगर में कहा था स्टार्च को ये थोड़ा सा किस में कन्वर्ट कर देता, शुगर में, वही माल्टोज में, इसीलिए वो हमको क्या होता है थोड़ा सा मीठा आता है। और टंग का मैंने काम बताया कि ये बेटा ये फिजिकल और केमिकल पाचन कराने में मदद करती है, डायरेक्ट करती नहीं, ये मदद करती है, क्योंकि ये बार बार दांतों के नीचे ले जाकर के फिजिकल काम करती है, और बार बार ये उसी में क्या है, बार 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 जब ये सेट करती है किसमें, सलाइवा में मिलाती है, तो वो केमिकल डाइजेशन कराने की कोशिश करती है, ठीक है ना। और यहाँ से सारा का सारा जब ये होता है तो आप यहां से देख लीजिए, अब यहां से जब ये इसमें मिल जाता है, सलाइवा में मिल जाता है, तब हम इसको क्या बोलने लगे, ये जो बना ये बॉल के जैसा दिखाई देने लगा ना, इसलिए इसको हम बोलस कहने लगते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम? बोलस। अब ये जो खाना पीना है इसको अब बोलस बोल रहे हैं। ये बोलस जो है आसानी से देखिए ये पहुंच जाएगा कहां, ये बड़ी सी क्या दिखाई दे रही है, लीवर है। आप जानते हैं लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, बताने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर पहुंचा तो आ गए, यहाँ ये सारे के सारे यहां जाएंगे। अब यहां से ये टूटेगा, थोड़ा बहुत जो भी इसका पाचन होना है यहां से पचेगा, और यहां पर आप जानते हैं कि मस्त, तो यहां पर पाचन जो होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है, किसका? प्रोटीन भर का पाचन होता है। और यहां से पाचन होने के बाद ये एकदम लुगदी की तरह, देख रहे हैं ना इसमें पानी ढेर सारा बना है, ये इसको पीस करके पूरी तरह से क्या बना देता है, एकदम लुगदी बना देता है, एकदम पेस्ट बना देता है। और फिर ये पेस्ट यहां से होता हुआ आसानी, जब ये पेस्ट बन जाता है तो बेटा ये ग्रहणी आ गई, ये देख रहे हो ये ग्रहणी, यहां पर ये क्या हो जाता है, वहां से बोलस बना, और यहां से ये काइम बन जाता है। क्या बन जाता है? इसको हम काइम कहने लगते हैं, एकदम पेस्ट हो जाता है इसी में पूरा लग करके। और यहां पर सिर्फ प्रोटीन का आपने देखा कि पाचन होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का पाचन तो होता है, एक और इंपॉर्टेंट चीजें हम थोड़ा जान लें
कि जब तक हम 8 वर्ष के होते हैं, है ना? यानी 8 वर्ष का मतलब क्या? लगभग 8 साल तक के बच्चों में ये पेप्सिन के साथ में, जैसे पेप्सिन निकल रहा है कहाँ पर? जठरी रस में, है ना? पेप्सिन निकल रहा है, उसके साथ में एक और हार्मोन, एक और एंजाइम निकलता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं बेटा? रेनिन। याद रहेगा? हाँ, रेनिन। अब ये रेनिन जो है, ध्यान रखिएगा, रेनिन क्या है? ध्यान से समझिएगा। ये रेनिन जो आप यहां पर देख रहे हो कि पेप्सिन और रेनिन वास्तव में ये क्या करता है? दुग्ध को पचाने का काम करता है। दुग्ध में जो प्रोटीन होती है कैजीन, उसको ये पचाने में हेल्प करता है। भाई वास्तव में आप देखो, दूध जो है, जैसे बच्चे जो होते हैं, मैंने कहा कि ये एक्टिव कब तक होता है बेटा? ये वाला रेनिन जो है, रेनिन मैंने कहा 8 साल तक ही होता है, और सबसे ज्यादा एक्टिव ये मात्र 2 वर्षों तक ही होता है। यानी फिर जठरी रस में 2 प्रकार के निकलेंगे, पेप्सिन तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में रेनिन निकलेगा। वास्तव में रेनिन क्या करता है? ये कैजीन प्रोटीन को, यानी दुग्ध की जो प्रोटीन है उसको पचाने में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये जैसे ही आप दूध पीते हैं, तो भाई दूध क्या है? दूध तो लिक्विड है, और लिक्विड अगर होगा तो बेटा क्या लिक्विड कहीं रुकेगा? वो साए साए करता हुआ ऊपर पिएंगे, माउथ से पिएंगे और धीरे धीरे करके इनस से निकल जाएगा, वो पाचन नहीं होगा। इसलिए अब इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सॉलिड करना पड़ेगा। तो रेनिन सिर्फ यही करता है कि दूध को बच्चों में दही बना देता है। जैसे ही दूध पहुंचा वैसे ही दही बना दिया। अब दही क्या हुआ? थोड़ा सेमी सॉलिड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सेमी सॉलिड हुआ ना। अब सेमी सॉलिड होगा तो उतना तेजी से तो नहीं भगेगा पानी की तरह। अब धीरे-धीरे जाएगा, और तब तक वहां पर क्या रहेगा? पेप्सिन रहेगा, और पेप्सिन इस कैज़ीन प्रोटीन को क्या कर देगा? पचा देगा। समझ पा रहे हो? भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप सिर्फ पानी जैसा चीज़ पियोगे, अगर उसको रोकने की जगह नहीं होगी, ये पेप्सिन नामक एंजाइम को काम करने का समय नहीं मिलेगा, तो बेटा पचेगा कैसे? तो इसलिए जैसे ही बच्चा को दूध पिलाया जाता है, आप देखते हो कि जैसे पिया और तुरंत किया, तो उसने क्या किया? तुरंत उसके क्या निकला? दही निकलता है। बेटा आप दूध पी लीजिए, और पीने के बाद आप उल्टी भी करेंगे तो दूध ही निकलेगा, दही नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप में रेनिन नहीं है। इसलिए आप दूध पूरी तरह से प्योर दूध नहीं पचा सकते। इसीलिए कहा जाता है दूध कब पीना चाहिए? खाने के बाद। क्योंकि जब खाना रहेगा तो ऊपर से दूध जाएगा, तो उसी में लिपट जाएगा, वो तेजी से आगे भाग नहीं पाएगा, और धीरे 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 भाई जब आदमी खाना खाने लगता है तो उसको रेनिन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि खाने के साथ में जब दूध जाएगा तो उसी खाने के साथ में वो लिपटा रहेगा, इसलिए वो आगे तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? मिल्क, हाँ डाइजेस्ट बिल्कुल होगा बेटा। अरे क्योंकि आप तो रोटी चावल खा रहे हो ना, तब ना दूध पी रहे हो। अगर प्योर आप दूध पियोगे बेटा तो ये बड़ी समस्या आएगी, तब तो पचाना आपके बस की बात नहीं है। इसीलिए देखिए, क्या बड़े कभी हमेशा प्योर दूध पीते हैं? नहीं पी सकते। आप पिएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, या धीरे धीरे करके इस तरीके से पूरी तरह से नहीं कर पाएगा डाइजेशन बेटा, आपको समस्या बराबर बनी रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये लास्ट पॉइंट है, यही समझ लेते हैं। 8 वर्ष तक के बच्चों में पेप्सिन के अलावा, यानी पेप्सिन तो है ही है, पेप्सिन के साथ एक रेनिन नामक एंजाइम भी निकलता है, जो अभी हमने बताया, जो कि क्या करता है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, पचाता नहीं, सहायक होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यह दुग्ध प्रोटीन कैजीन, यानी ये कैजीन को कैल्शियम पैरा कैजीनेट, यानी ये दही बना देता है बेटा। आप सिंपल सी बात करें कि दूध को दही बना देता है। कभी कभी आपने देखा कि दूध को अंदर गया, बच्चा तुरंत उल्टी किया, वो दही आ गया। तो बेटा लेकिन एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी कभी कुछ लोग ऐसा ना कर जाएं कि उनको कभी जामन नहीं मिल रहा है तो यही बच्चे वाली दही यूज कर लें, क्योंकि बेटा वो गलत है, ये उल्टा है दही, वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है ना? हाँ, कुछ लोग होते हैं ना मनमानी कर सकते हैं कि अरे यार खट्टी चीज है, इसी से उल्टी करा लो दबा के। भाई एक दो बूंद ही तो चाहिए होता है, क्योंकि बस उसमें काम हो जाता है। ठीक है, फिलहाल यानी आमाशय की आंतरिक दीवारों में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको हम म्यूकस ग्लैंड कहते हैं, और इसी म्यूकस ग्लैंड से विशेष प्रकार का म्यूकस निकलता है। क्योंकि आपको मैंने बताया बेटा कि स्टमक, आपको हमने बताया कि ये सपोज कीजिए, ये स्टमक, ये स्टमक, तो स्टमक की दीवारों में जो जठरीय रस है, जठरी रस, इसमें एचसीएल भी आता है। एचसीएल तो बड़ा, आपने कहा कि सर ये तो बड़ा खतरनाक है। कहा कि अरे भाई ये तो इतना खतरनाक है कि ये हड्डियां तक गला देता है, हड्डियां तक गला देता है। आप देखते नहीं भाई, कुछ जानवर तो हड्डियां भी चबा जाते हैं, है ना? अरे जानवर क्या, आदमी से बड़ा जानवर कोई थोड़ी हो सकता है, आदमी भी तो जानवर ही है। यानी यहां पर अगर ये इतना खतरनाक है, हम्म
इतना खतरनाक है, तो ये क्या अपने ही त्वचा को नहीं जला पाएगा, नहीं खत्म कर पाएगा? बिल्कुल कर सकता है बेटा। अगर इसीलिए इस पर एक म्यूसिलेज निकलता है, म्यूसिलेज, है ना? वो थोड़ा-सा म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक लेयर आंतरिक दीवारों में फैला रहता है, ताकि HCl, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है और म्यूकस थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। म्यूकस, म्यूकस समझ रहे हो ना? अरे जो नाक निकलती है भाई, नाक का टेस्ट नमकीन हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि ये दोनों मिल जाते हैं, एक तरफ एसिड एक तरफ बेस, इसलिए जब बाहर फेंकते हो बलगम या नाक, वो थोड़ा-सा नमकीन हो जाता है, बलगम वगैरह नमकीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो न्यूट्रल हो चुका है, अब वो काम का नहीं रह गया है, ठीक है ना? इसीलिए यहां पर एक लेयर होती है म्यूकस की, जो कि जैसे ही HCl स्किन से टच करता है, यानी अंदर की मेम्ब्रेन से, वो न्यूट्रल हो जाता है, वो किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, ये लिखा है जो कि आमाशय को अम्ल और एंजाइम से के दुष्प्रभाव से बचाता है। यही कारण है, नहीं तो ये बेटा ये भी पता चला हड्डियां जब पचा ले रहा है तो आपके स्टमक को क्यों नहीं पचा ले रहा है, तो इसलिए नहीं पचा रहा है क्योंकि उस पर उसका जोर ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगला पेप्टिक अल्सर, यही देखिए इसका जस्ट उलट गया, है ना? ये क्या किया? पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, कभी-कभी ये जो श्लेष्म ग्रंथियां होती है ना कुछ जगह की, जैसे सब जगह पाई जा रही, तो कुछ जगह पर क्या होता है, ये उतना श्लेष्म का श्रावण नहीं कर पाती। यानी वो जो चिपचिपा पदार्थ उतना श्रावण नहीं कर पाती, जिसकी वजह से समस्या क्या होगी? जिसकी वजह से आप जानते हैं समस्याएं थोड़ी-सी ये होंगी कि वहां पर अगर कहीं HCl पहुंचा, तो बेटा उसको क्षतिग्रस्त कर देता है और इसी क्षतिग्रस्त वाले भाग को ही क्या कहते हैं? अल्सर या नासूर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर इसलिए क्योंकि ये पेप्सिन को काम करने के लिए निकला था। ये HCl का काम था पेप्सिन को एक्टिव करना और ये जा करके वहां पर नासूर बना दिया, इसलिए हम इसको पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? हाँ, म्यूकस ग्लैंड से श्लेष्म निकलता है। अरे भाई ये जो नाक निकलती है या बलगम निकलता है, यही तो म्यूकस है। भाई मैंने क्या बताया, म्यूकस होता है बेटा एक चिपचिपा और थोड़ा-सा स्लिपरी मटेरियल होता है, जो क्या करता है हमारे खोखले अंगों की दीवारों को सब पर, नाक से अंदर आप जाएँगे जैसे ही हर ग्लै जो खोखले अंग है उसके अंदर बेटा ये सब में म्यूकस झिल्ली होती है और सब जो है म्यूकस से वो क्या करता है, सब लगा देता है। ठीक है ना? हाँ, यही कारण, यस प्रियंका जी बहुत सही। यही कारण है कि इंटेस्टाइन या जो भी खोखला अंग है बेटा, वो इससे नहीं प्रभावित होगा क्योंकि उसके अंदर एक पॉलिश है किसकी? म्यूकस की। मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आमाशय की बात, आमाशय को मैंने बताया बेटा, आमाशय सबसे मुख्य भाग होता है जहां प्रोटीन का डाइजेशन, आपने देखा कि यहां पर प्रोटीन के अलावा किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि और भी जब पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव ही नहीं हो पाते भाई। जैसे और जैसे स्टार्च को पचाने वाले या वसा को पचाने वाले जो हैं, अरे भाई मैंने क्या बताया, एंजाइम, एंजाइम मतलब क्या? मजदूर। कुछ मजदूर होते हैं कि बड़ी गर्मी में भी काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ मजदूर होते हैं बेटा बहुत गर्मी में नहीं काम कर पाते। तो सबके काम करने की अलग है। जैसे मैंने कहा आपको बहुत गर्मी में अच्छा पढ़ने को नहीं लगेगा, आप बहुत ठंडी हो जाए तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर एक मॉडरेट टेम्परेचर हो, मॉडरेट एनवायरनमेंट हो, तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आता है ना? तो वही चीज है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम तो हैं, क्योंकि वो एंजाइम एक्टिव इसलिए भी हैं क्योंकि वो अम्लीय दशा में ही काम करेंगे। लेकिन जो वसा को पचाने वाले हैं या स्टार्च को पचाने वाले हैं वो यहाँ एक्टिव नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये मीडियम क्या है? एसिडिक। इसलिए इस मीडियम को पहले बदलना पड़ेगा किसमें? बेसिक मीडियम में या कम एसिडिक में, तब जाकर के वहां से मिलेंगे। आगे इसके हम कल देखेंगे, आज यहीं तक देखेंगे बेटा। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को मेरी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैंने कोशिश किया है कि आपको सरल से सरल तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, अगर बातें अच्छी लगी हों तो जरूर लाइक करना बेटा। लाइक, क्योंकि आपका लाइक हमें अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने का या पढ़ाने के लिए जो है थोड़ा सा उत्साहित करता है। और चैनल अच्छा लगे तो हमेशा सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करते वक्त चैनल को जरूर दबाना। और अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप जब भी एडमिशन लीजिए तो LP10 रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए। आप इससे 10% एडिशनल उधर तो पाएंगे ही पाएंगे, साथ ही मेरा सानिध्य आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा और हम आपके साथ तब तक बने रहेंगे पर्सनल अटैच में जब तक आपकी सफलता को कायम ना करा दें, ये अंतिम दम तक। बेटा सिर्फ अभी जनरल साइंस की हो रही है, हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं आपके अन अकेडमी प्लस पर
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा जाएगा। आप जानते हैं कि पिछले साल भी यूपीएससी में 4 सवाल मात्र बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए थे, है ना? हम वहां पर डिस्कस करेंगे, सवाल भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें करेंगे और पढ़ाने का एक अलग जज्बा होगा वहां पर। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ से जितने लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत टाइम पे आया करिए, थोड़ा जल्दी आया करिए। कुछ लोग लेट कर जाते हैं और मुझे ही बोलते हैं लेट हैं। हम जानबूझ के लेट आते हैं क्योंकि आप लोग सही टाइम पे नहीं आते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।